अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद सुहेब ताहिर एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। ये हमारी सीरीज़ का 5वां लेक्चर है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के ऊपर बायोडाइवर्सिटी के हवाले से। तो ये सब आपको भी झेल लेते हैं। बायो से क्या मुराद है? बायो से मुराद लिविंग थिंग्स, ठीक हो गया। और डाइवर्सिटी का मतलब कि आपका क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब क्या है जी? वैरायटी। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? बायोलॉजी की वो ब्रांच होगी जिसमें आप लिविंग थिंग्स की वैरायटी को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। जानदारों की तो बेतहाशा वैरायटीज दुनिया भर मौजूद है, लेकिन फिर भी कितनी जो है आपको नोन है वो है 1 मिलियन। इसमें से 0.5 मिलियन कौन से हैं? एनिमल, और 0.5 मिलियन क्या है? प्लांट्स। लेकिन ये तो आपका ऐसा जिस तरह के तालाब के अंदर छोटा सा पानी का कतरा। अब यहाँ पर मसला ये है कि इतनी सारी जो है स्पीशीज, अब ये देखो बेटा स्पीशीज क्या है। एनिमल्स की स्पीशीज की अगर हम बात करते हैं ना, कौवा एक स्पीशीज है, चिड़िया एक स्पीशीज है, बिल्ली एक स्पीशीज है। अब इस तरीके से गिनना शुरू करो तो 5 लाख एनिमल की है और 5 लाख प्लांट्स की। क्या इन्हें इकट्ठी एक ही ग्रुप में रख के पढ़ सकते हो? आप स्टडी कर सकते हो? नहीं, मुमकिन ही नहीं। तो आप क्या करते हो? इन्हें ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड करके रूल करते हो। डिवाइड करके रूल कैसे करोगे? इन्हें छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर दोगे, आपको रूल करना आसानी से, इनको फिगर आउट करना आसान हो जाएगा। अब इसी से ब्रांच बनी है एक टैक्सोनॉमी, जिसमें आप क्या करते हो? चीजों को डिवाइड करते हो और फिर उन पर रूल करते हो। तो इसे हमने क्या कह दिया? टैक्सोनॉमी। बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्या करते हैं? डिवाइड किया जाता है। सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक्स के अंदर जस्ट आप ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड तो कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ उनके पापा जी और उनके पापा जी, फिर उनके पापा जी और उनसे पहले उनके पापा जी के बारे में पता लगाना शुरू कर देते हैं। यानी एवोल्यूशन को देखना शुरू करते हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखना शुरू कर देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक्स। तो ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम क्लासीफाई तो कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को, लेकिन साथ साथ उनके अब्बा जी, दादाजी, परदादाजी, परदादाजी, परदादाजी के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद आती है हमारे पास एम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हमारे पास क्लासिफिकेशन के मेन एम्स क्या हैं। तो सबसे पहले दो जानदारों में सिमिलरिटीज ढूंढो। ये मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? ये मिलते नहीं है तो क्यों मिलते नहीं? अगर ये मिलते हैं तो इनके अब्बा जी सेम क्यों नहीं? तो खैर ये कंसीडर देखा जाता है। सिमिलरिटीज दो जानदारों के दरमियान, यानी कि मिसाल के तौर पर चिड़िया की 2 आंखें, इंसानों की भी तो 2 आंखें हैं, यानी कि इनका भी कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है। डिसिमिलरिटीज, चिड़िया के तो पर है, इंसानों के हाथ है, यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दिया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इजी को स्टडी कर सकते हैं, इजी जो है वो स्टडी को इजी किया जा सकता है। और साथ साथ उनके दादा, परदादा, 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 परदादा और उनसे भी पहलों के दादा 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 दादा। तो ये दादा दादा जो हो रहा है, ये उनकी आपकी स्टडी को क्या कर सकता है? आसान बना सकता है, ताकि आप इजीली क्या कर सकें? फिगर आउट कर सकें कि कौन सा जानदार किस जानदार से इवॉल्व हुआ है। अब क्लासिफिकेशन के जो मेन बेसिस हैं वो क्या है? वो ये है, सबसे पहले तो हमारे पास सिमिलैरिटीज क्या है ऑर्गेनिज्म में, उनके जीनोम में, जीन्स में क्या सिमिलरिटीज हैं, उनकी बनावट में क्या सिमिलरिटीज हैं, उनके दादा परदादा में क्या सिमिलरिटीज थी। इसके साथ साथ उनकी सेल के अंदर जो उनकी बायोलॉजी है वो क्या सिमिलरिटीज रखती हैं, उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या सिमिलरिटीज रखती हैं, उनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन क्या सिमिलरिटीज रखती है, और उनके खाने पीने का स्टाइल कैसा है। तो ये सारी की सारी चीजें इनमें देखी जाती है। मिसाल के तौर पर बेटा, अगर मैं आपको कहता हूँ बुरा ना मनाना, जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ कि इंसान को देखा जाए तो इंसान बंदरों से ज्यादा रिलेट करता है। जस्ट कंसीडर, आपकी थोड़ी बात कर रहा हूँ, ये जो साइंसदान कहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। इंसान बंदरों से ज्यादा रिलेट करता है एज कम्पेयर टू खोता, एज कम्पेयर टू घोड़ा। तो घोड़ों से हमारी सिमिलरिटीज जो है वो कम है एज कम्पेयर टू बंदर, लेकिन इंसानों की आपस में सिमिलरिटीज ज्यादा होंगी। ठीक हो गया। अब आ जाती है हमारे पास टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर हमने पढ़ा ना, डिफरेंट किस्म के टैक्सोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं? जानदारों को क्लासिफाई करते हैं। जो ग्रुप्स बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? टैक्सा या टैक्सोन। टैक्सा ज्यादा के लिए होता है, टैक्सोन एक के लिए। अब इसके लिए सिंपल आपने क्या वर्ड याद रखना है, छोटा सा निमोनिक, काशिफ पीसीओ फॉर गपशप, कि काशिफ है उसने एक पीसीओ खोला है किसके लिए? गपशप के लिए। तो याद रखें यहाँ पर के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जेनस, एस से स्पीशीज। सबसे बड़ा जो टैक्सोन है वो है किंगडम। किंगडम के आगे छोटे छोटे फाइलम है और उसकी छोटी छोटी बहनें क्लास हैं।
उसकी छोटी छोटी ऑर्डर है बच्चे, उसके छोटे छोटे क्या है फैमिली, और इसके छोटे छोटे जेनस, और जेनस की छोटे छोटे स्पीशीज। यानी कि किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम होंगे, फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लास होंगी, क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर होंगे, ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिली, फैमिली में जेनस, जेनस में स्पीशीज। अब स्पीशीज में क्या होंगे, बहुत सारे जानदार जो कि आपस में क्या कर सकते हो, आपस में इंटरलिंक्ड कर सकती हो। अब यहाँ पे मैं वो लफ्ज बोल नहीं सकता, जस्ट वो फिर कभी जो फिजिकल वे के अंदर आपको इंशाल्लाह बता दूंगा कि ये वर्ड क्या था। बाहर क्या सिंपल हिंट देगा जाता हूँ कि इंटरब्रीड यहाँ पर लफ्ज जो है वो ज्यादा सूटेबल रहेगा। स्पीशीज क्या कर सकती हैं, वो ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं या बम कर सकती हैं, और साथ साथ क्या पैदा कर सकती हैं बेटा, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकती हैं, यानी कि ऐसे बच्चे पैदा कर सकती हैं जो आगे नए बच्चे पैदा कर सकती हैं। अब हमारे पास काशी पीसीओ और गपशप की यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज के हवाले से मजीद क्लासिफिकेशन दी गई है। ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन हमारे पास क्या है, फार्मूला कह रहा हूँ, ये कौन सा हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमंस की अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो होमो सेपियन। तो इसके लिए मैंने छोटा सा एक निमोनिक बनाया है। अब तो सर्दियां आ गई हैं, लेकिन खैर निमोनिक्स याद करें। एसी में पाओ ह्यूमन हाय हाय, गर्मी बहुत लग रही थी तो एसी में डालो, एसी में पाओ ह्यूमन हाय हाय। ए से एनिमेलिया, कॉर्डेटा, मैमेलिया, प्राइमेट्स, होमोआइडी, होमोसेपियन। ये बेसिकली किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज के जरिए आपको याद बताया गया कि किंगडम उनका ह्यूमन का ये है, फाइलम ये है, क्लास ये है, ऑर्डर ये है, फैमिली ये, जेनस ये और स्पीशीज ये। इस तरीके से बेटा प्लांट्स के याद करने का सिंपल तरीका मैंने अगर मैं बताऊं तो पीएम मिस्टर फैसल फ्राज, पीएम मिस्टर फैसल फ्राज, प्यारे पापा, हाय हाय हाय। अब यहाँ पर पी से प्लांटी, एम से मैग्लिनोफाइटा, एम से मैग्लिनोसिडा, एफ से फेबलेस, एफ से फेबेसी, पी से पिज्म, पी से पिज्म सेटिवम। तो यहाँ पर सिंपल जो है आपने निमोनिक्स के तौर पर याद रखना है पीएम मिस्टर फैसल फ्राज, प्यारे पापा। अब आगे जाता है हमारे पास मकई। आजकल तो आपने कच्चा बादाम सुना होगा, अब मकई का बादाम भी मकई भी सुन लो। तो मकई को जिसे हम ज़ीमेज या कॉर्न भी कहते हैं। अब इसके लिए बेटा याद रखने का सिंपल मैंने आपको बताया है पापी पिज्जा माई गॉड, हाय हाय कुछ तो गड़बड़ है दिया। तो पापी पिज्जा, पहले तो हमने सिर्फ सुना था कि गुड़िया पापी होती है, पापी गुड़िया होती है, लेकिन अब पापी पिज्जा भी आना शुरू हो गए हैं, माई गॉड। तो पापी पिज्जा माई गॉड। तो प्लांटी, एंथोफाइटा, एंजियोस्पर्मी, पोलेसी, पोएसी, जी मेज। तो इस तरीके से आपको किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर आपको इजीली याद हो जाएंगे। अब आ जाता है हमारे पास स्पीशीज, हाय खत्म ही नहीं होता, पहले भी पढ़ा आप भी पढ़ लें, तो दोबारा से पढ़ लेते हैं। स्पीशीज क्या है, स्पीशीज आपके मैंने भी आपको बताया ऐसे जानदार हैं जो आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं और ऐसी नस्ल पैदा कर सकते हैं जो कि फर्टाइल हो, जो कि आगे जाके नए बच्चे पैदा कर सके। और ये क्या होने चाहिए, ये दूसरों से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होने चाहिए, यानी कि यहाँ जहाँ दिल किया वहां नहीं, बस हमेशा फिक्स्ड। तो खैर इस तरीके से, लेकिन इंसान है, इंसान तो अपनी टांग अड़ाता है, जहां मर्जी उसे मौका मिले वो टांग अपनी अड़ाएगा। तो कुछ अननेचुरल क्रॉस भी होते हैं, जिस तरह के खोते और घोड़े के मिलाने से क्या होता है, खच्चर पैदा होता है। अब खोते घोड़े के मिलाने से जब खच्चर पैदा हुआ, बेचारा खच्चर क्या था, अनफर्टाइल, यानी कि वो नई नस्ल नहीं पैदा कर सकता, इसी वजह से हम इसे स्पीशीज नहीं कहेंगे। ठीक हो गया, तो ये है स्पीशीज। अब आ जाता है हमारे पास नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या है, ये एक मेथड है किसका, नामकरण का, यानी कि नाम रखने का तरीकाकार। जिस तरह हिंदी के अंदर नहीं कहते नामकरण, कि उसका नामकरण करने लगे हैं। तो खैर ये जस्ट बात कहीं और चली गई, तो इससे पहले वापस टॉपिक पे आते हैं। तो हमारे पास जो डिफरेंट किस्म के जो लोग थे, जो जिस जगह पर रहते हैं, वो उस लिहाज से चीज़ों को डिफरेंट नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा कॉमन नेम रख दिए जाते हैं, जिस तरह के छाजा, माना, ड्रामा, गुग्गू, काला, पता नहीं क्या क्या अजीबो गरीब नाम, पप्पू, छोना मोना, खैर ये तो कुछ और है। तो ये कॉमन नेम है जो कि एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी इसी तरीके से लिखे जाते हैं, जो कि पीपल जहां मर्जी रख देते हैं। मिसाल के तौर पर बेटा प्याज, अनियन को इंग्लिश में अनियन, उर्दू में प्याज, और फिर पंजाबी में तो हमने गंडा सुना हुआ है, और पता नहीं बासल और वासल कहाँ कहते हैं। आई डोंट थिंक मुझे इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है कि ये कहाँ पर
यूज किया जाता है। इस तरीके से बेटा अमलतास, अब जो अमलतास है उसको गुरुमाला भी कहा जाता है, गोल्डन शावर भी कहा जाता है, कजिया भी कहा जाता है, अर्गवाद भी कहा जाता है। अब ये इतने सारे नाम हैं, अब ये नाम कौन याद रखे, एक ही चीज के इतने सारे नाम। इसी तरीके से बेटा अगर हम बात करते हैं फिशेस की, तो सिल्वर फिश, हालांकि वो एक इंसेक्ट होता है, क्रे फिश, जेली फिश, फिश है ही नहीं। फिश तो वो होती है जो कि वर्टिब्रेट है, फिश तो आपकी वर्टिब्रेट है, और जिसके पास बैकबोन होती है और गिल्स होते हैं, और वो क्या कर सकती है, पानी में तैर सकती है, और उसके पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं। यहाँ पर एफ मिसिंग हो गया, फिन्स होते हैं। तो सिल्वर फिश तो एक कीड़ा है, उसे आपने फिश कह दिया। क्रे फिश वो तो केकड़ा है, उसे आपने फिश कह दिया। जेली फिश कहाँ से फिश है। और स्टार फिश, ये तो अजीब बात है, तारे की शक्ल की पानी में पाई जाती है तो स्टार फिश, वाह कमाल है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, तो ये चीजें तो नहीं चल सकती, हमारे तो साइंटिफिक बेसिस चाहिए, इनकी तो साइंटिफिक बेस है ही नहीं, तो हम यूज करते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये भी भला हो किसका, कार्लस लिनियस का, जिसने क्या किया, डिफरेंट किस्म के जानदारों के लिए साइंटिफिक वे को। खैर आपके लिए तो अजाब होगा ना, क्योंकि आपको तो ये पढ़ना पड़ेगा एज अ टॉपिक के तौर पर। तो बाय मतलब तो, नोमियल मतलब नाम, बायनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि नाम रखने का तरीका जिसमें दो नामों को यूज किया जाता है। तो इसमें दो नाम होंगे, वो कौन से होंगे, जेनस होगा और स्पीशीज होगा। पहला नाम जेनस होगा और दूसरा हमेशा स्पीशीज का होगा। जो वर्ड लिए जाएंगे वो हमेशा लैटिन के वर्ड लिए जाएंगे, क्योंकि वो स्वीडिश बॉटनिस्ट था, पौधों पर काम करता था, एक बायोलॉजिस्ट था, बेसिकली पौधों के ऊपर काम करने वाला था। इसी वजह से उसने सबसे पहले पौधों पे काम करके जब किताब शाया की तो लोगों की डिमांड बढ़ गई कि सर जो भी हैं आप ही हैं, सरकार आप ही हमारी नैया पार लगाएं। तो लोगों के कहने के ऊपर उसने क्या किया, एनिमल्स के ऊपर भी बहुत सारी जो है वो नाम लिखकर उन्होंने किताब को पब्लिश कर दिया 1758 के अंदर। वो इतनी मशहूर हुई कि आपके कोर्स का हिस्सा ही बन गई। खैर मेथड अब क्या है बेटा, याद रखें, जब भी आप रिटर्न करेंगे, मिसाल के तौर पर आप इस तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, तो जब आपने कोई साइंटिफिक नेम लिखना, हमेशा आप क्या करेंगे, उसे हमेशा इटैलिक्स में लिखेंगे, टेरा करके लिखेंगे। ठीक हो गया। इटैलिक्स की अगर मैं आपको ऑप्शन दिखा भी दूं तो यहाँ पर आई थिंक एडिट के अंदर ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये लिखा नजर आया इटैलिक। इस तरीके से आप क्या करते हो, चीजों को टेरा कर देते हो। ठीक है, तो ये आपका इटैलिक होता है। इसी तरीके से अब हमारे पास है अगला जो रूल है, वो क्या करना है, आपने हमेशा जब भी हाथ से लिखना है, वैसे तो आपके हाथ से लिखते हुए आपको वैसे ही रश पड़ जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, टूट का शिकार हो जाते हैं, लेकिन अगर हाथ से लिखने की अगर आपने जहमत कर ही दी है तो उसके साथ अंडरलाइन भी कर दीजिए, उसके नीचे लाइन लगा दें छोटी सी, ताकि आपका ये चीज गलत ना हो। और अगर बार बार यूज हो तो आप क्या करें, पहला लफ्ज क्या करें, पहला लफ्ज आप एब्रीविएशन के तौर पर यूज कर दें, और अगला जो वर्ड है वो बेटा वो क्या करें, वो एज इट इज लिख दें। अब आपको नाम बताऊंगा तो नाम भी आपको सुनने में बड़े अजीब अजीब से लगेंगे। अच्छा, हमेशा याद रखें, जीनस का हमेशा पहला वर्ड, जीनस ये है, होमो मतलब जीनस, सिपियन ये आपकी स्पीशीज का नाम है। जीनस का हमेशा पहला वर्ड कैपिटलाइज होगा, और स्पीशीज का हमेशा जो वर्ड चाहे जो मर्जी नाम लिखा, जितना मर्जी लंबा, हमेशा आपने स्मॉल लेटर से लिखना है। अब सिग्निफिकेंस बेटा क्या है, ये साइंटिफिक रीजन के ऊपर बेस होते हैं, ये कंफ्यूजन को खत्म करते हैं, ये स्टेबिलिटी इंक्रीज करवा देती हैं। ये जो कंफ्यूजन को जब खत्म कर रहे थे तो ये एम्बिग्विटी को, जो आपका बेसिकली कंसेप्ट खराब हो रहे थे इतने सारी चीज़ों के बारे में सुनकर के, यार ये एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है कि अलग अलग चीज़ों के बारे में, तो वो एम्बिग्विटी को कम करते हैं, लैंग्वेज के बैरियर को कम कर देते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर यूज होते हैं। अब कॉमन नेम चलते जाते हैं, सुनते जाते हैं। अब यहाँ पर मजे मजे के नाम आने हैं, ऐसा लगेगा कि आपको कोई, आप साइंसी नाम लेंगे, लेकिन अगर आपको ध्यान से सुनेंगे तो आपको गाली की फीलिंग आएगी। तो मैं जस्ट आपको गाली नहीं दे रहा, मैं जस्ट आपको ये नाम पढ़ के बताने लगा, तो इसलिए पहले से ही माफ। अनियन बेटा कुछ कहते हैं एलियम कापा, या फिर कुछ कहते हैं सीपा, तो पता नहीं कौन सी चीपा है, खैर एलियम कापा। स्टारफिश क्या है, एस्टेरिस रूबिन्स, हाउस क्रो जिसे कौवा भी कहते हैं, कोरस पेल्डेंस, हनी बी, एपिस मेलिफेरा, अमलतास, कजिया फिस्टूला, ह्यूमन, होमोसेपियन, पोटैटो, आलू, सोलानम ट्यूबरिज्म, ब्रिंजल, सोलानम मेलनजीना, ऐसा लगता है जिस तरह मैले जीना का, मैं नहीं जीना। खैर फ्रूट फ्लाई,
ये तो जस्ट गाली ही लगती है, यकीन जाने मुझे तो आज तक यही लगता है कि ये किसी ने बंदे ने साइंस वर्ड में गाली दी है। क्या है? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। अगर इसे तेजी से पढ़े डी मेलानोगास्टर या शॉर्ट फॉर्म के अंदर पढ़े डी मेलानोगास्टर, तो मुझे तो कुछ गाली गाली सी फील होती है, बाकी आपको जो लगे। टमाटो, टमाटर जो आप हंडिया में डाल के खाते हैं, सलाद भी बना के खाते हैं। लाइकोपर्सिकम एस्कुलांटम और रेयस मंकी मोकाका मोलाटा। आगे जाते हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन के एमसीक्यूज हैं। बेसिकली ये डिफरेंट किस्म के आपके साइंसदान के बारे में बताया गया है। मुसलमान साइंसदानों की थोड़ी सी मेहनत है, वो अगर आप उसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है हमारे पास, ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जो मेन बेस है वो है ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। जो खुराक खुद तैयार कर सकते हैं उन्हें प्लांटिंग में फेंक दिया गया, जो खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते उन्हें एनिमलिया में डाल दिया गया। अब ये जब कंडीशन आ गई तो हमारे पास दो किंगडम आ गए, प्लांटी, एनिमलिया। लेकिन अब ऐसे भी तो जानदार थे जिसना बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी। बैक्टीरिया का तो चलो सिरों से कोई ताल्लुक नहीं है प्लांटी से, लेकिन उसे फिर भी प्लांटी में डाला हुआ था। फंजाई इसकी सिर्फ शक्ल मिलती है, हरकतें नहीं मिलती, इसकी करतूतें नहीं मिलती फंजाई की। लेकिन एल्गी उसकी हरकतें मिलती हैं, करतूतें मिलती हैं, लेकिन उसकी शक्ल नहीं मिलती। अब ये सारे के सारे उठाकर किधर फेंके हुए थे? ये सारे के सारे उठाकर प्लांटी में डाले हुए थे। अब ये जब प्लांटी में डाले तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर ना प्रोकैरियोट्स का कोई कंसेप्ट है, ना यूकैरियोट्स का कोई कंसेप्ट है, और बीच की चीजें तो ऐसे घूम फिर रही हैं। एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, और एक होते हैं बीच की चीज। इसी तरीके से एक थे प्लांट, एक थे एनिमल, और एक थे ये बीच वाले जानदार, यूग्लिना भाई साहब। अब ये जो यूग्लिना साहब थे, ये इन जैसे जानदार थे, इन्होंने बड़ा काम खराब किया था। इसी वजह से इनके लिए एक अलग किंगडम को जो है वो प्रपोज करना ही पड़ा, इंट्रोड्यूस करवाना ही पड़ा। 1866 के अंदर अर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया, एक तीसरा किंगडम इन जैसे जानदारों के लिए, इन जैसे जो है वो एनिमल्स के लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या किया, एक नया ही किंगडम बना दिया, प्रोटिस्टा। उन्होंने कहा जी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इनको उठा के फेंको, इनकी करतूतें किसी से नहीं मिलती, और जो नहीं शक्ल तो मिलती है, करतूतें नहीं मिलती ना। तो किंगडम प्लांटी वो जानदार थे जो ऑटोट्रॉफ थे, और किंगडम एनिमलिया वो जानदार थे जो हेटेरोट्रॉफ थे। लेकिन अभी भी बैक्टीरिया को उठाकर किधर फेंका गया था? प्लांटी में फेंका गया था। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स का कोई कंसेप्ट नहीं था। और इसके साथ साथ आपका जो फंजाई की अगर हम बात करें, फंजाई जिसको हमने प्लांटी में रखा हुआ था, हालांकि वो हेटेरोट्रॉफ है, और माशाल्लाह इतना अच्छा हमारा सिस्टम था कि हमने हेटेरोट्रॉफ को उठाकर प्लांटी में डाला हुआ था, और हम कह रहे थे जी प्लांटी में सारे के सारे ऑटोट्रॉफ होंगे। वाह क्या बात है, क्या बात है बोनस की। खैर, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था? जब 1937 में ई चार्टन ने क्या किया, दो टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया, एक प्रोकैरियोट और दूसरी यूकैरियोट। प्रोकैरियोट जिनमें न्यूक्लियस होगा, यूकैरियोट जिनमें न्यूक्लियस नहीं होगा। तो इसके बाद 1967 के अंदर देख रहे हैं कितने साल का फर्क पड़ गया। 5 किंगडम, यहाँ पर गलती से 5 लिखा गया है, ये आप ठीक कर लीजिएगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। सबसे पहले दो मेन क्लासिफाई किए गए ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट्स, भाई साहब तुसी अलग हो जाओ, ਤੁਹਾਡਾ कोई लिंक नहीं, और यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स पे बाद में काम किया गया, उन्हें मजीद डिवाइड किया गया। प्रोकैरियोट्स को तो अलग करके कहा जी मुनेरा, तो प्रोकैरियोट्स को मुनेरा के अंदर अलग कर दिया गया। और इसके बाद है यूकैरियोट्स। अब ये यूकैरियोट्स जो है इनके अंदर बहुत सारे जानदार थे, तो ऐसे जानदारों को तो पहले अलग किया जो कि जिनकी करतूतें नहीं मिलती थी, ना प्लांट्स से ना एनिमल्स से, उनको उठाकर फेंका गया प्रोटिस्टा के अंदर। अब उसके बाद बच गए कुछ ऐसे जानदार जिनमें कुछ ऑटोट्रॉफ थे, कुछ हेटेरोट्रॉफ थे। अब क्या किया गया, जो ऑटोट्रॉफ थे उन्हें अलग किया गया, और जितने भी थे उन्हें फोटोसिंथेसिस वाले ऑटोट्रॉफ उन्हें किंगडम प्लांटी में डाल दिया गया। अब पीछे बच गए हमारे पास दो तरह के जानदार। अब दो तरह के जानदार कैसे बचे? वैसे बचे तो सिर्फ हेटेरोट्रॉफ ही, लेकिन हेटेरोट्रॉफ में भी दो तरह की कैटेगरी थी। एक जो खुराक खाते थे और एक खुराक को जज़ब करते थे। जो खुराक खाते थे उन्हें हमने एनिमलिया में फेंक दिया, और जो खुराक को जज़ब करते थे उन्हें हमने फंजाई, जैसे उर्दू जुबान के अंदर फफूंदी कहा जाता है, उसके अंदर फेंक दिया गया, फफूंदी में फेंक दिया गया। खैर,
तो 1988 के अंदर लिन मार्गलिस ने और कैरोलिन श्वार्ट्ज ने दोबारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो अगर रॉबर्ट विक्टर ने आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, नवेलिया, फंजाई, ये जो दिया था इनको मॉडिफाई किया। उन्होंने जेनेटिक बेसिस को भी इंक्लूड किया, ऑर्गेनेलिस के सिम्बायोटिक ओरिजिन को भी जो है वो शामिल किया। सिम्बायोटिक ओरिजिन बेसिकली क्या था, ये बेसिकली एक थ्योरी है, कंसेप्ट देती है कि किस तरीके से जानदार वजूद में आए। ये जस्ट आप जाकर 10th क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि सिम्बायोटिक ओरिजिन के हवाले से वो बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया सिम्बायोटिक ओरिजिन रखते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो भी सिम्बायोटिक ओरिजिन रखते हैं। अब डिटेल में इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में देखेंगे। तो हमारे पास जो मेन किंगडम आ जाते थे, प्रोकैरियोटी, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई, यानी उन्हें मजीद मॉडिफाई कर दिया। बस उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके ना टांग मरोड़ के उन्होंने नया किंगडम बना लिया। बस ये उन्होंने अपनी बीच में फिलॉसफी लगानी थी, बाहर कैफ आपके लिए परेशानी बनानी थी, उन्होंने अपनी फिलॉसफी लगानी थी। खैर, वायरस, अब वायरस क्या है? अब वायरस भी एक बला का ही नाम है। अब ये है क्या? ये ए सेलुलर स्ट्रक्चर है। इसी ने तो हमारी सेल थ्योरी को सिर्फ थ्योरी रहने दीजिए, ये इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो है वो देख चुके हैं अल्लाह के हुक्म से। तो अब ये जो है हमारे पास वायरस, ये क्या है? सेल के बने नहीं हुए। अब फिर किसके बने हुए हैं? ये बने हैं न्यूक्लिक एसिड के, यानी डीएनए या आरएनए के। और डीएनए और आरएनए को कौन घेरे हुए हैं? किसने कवर किया हुआ? प्रोटीन के कोट ने। और प्रोटीन के उस कोट को हम क्या कहते हैं? कैप्सिड। ठीक है, प्रोटीन के कोट ने कवर किया हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैप्सिड। और है किसको कवर किया गया? डीएनए या आरएनए, जिसे हम न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। ठीक हो गया। इन्हें नॉन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान कंसीडर किया जाता है। लिविंग थिंग की तरह ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और नॉन लिविंग की तरह बेटा क्या करते हैं? ये क्रिस्टल की फॉर्म के अंदर पा जाती हैं, और ये सारे के सारे ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। अभी आगे जाके मैं बताऊंगा ये क्या चीज होती है। अब आ जाती है हमारे पास वायरोलॉजी। अब वायरोलॉजी क्या है? वायरोलॉजी बेसिकली आपकी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें आप वायरस की स्टडी करते हो। तू कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, किस लिए आया है, तेरा मकसद क्या है। वो आपने सुना तो होगा ना डायलॉग, किसने दिए झुमके, कहाँ से आए, कौन लाया। जस्ट वही कंसीडर आप करें इसे कि वायरस के बारे में पता करेंगे, कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा, क्या करेगा, कितनी हद तक गिरेगा। खैर, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखोगे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को देखोगे, उसकी डिजीज को देखोगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? वायरोलॉजी। अब इंट्रोडक्शन के अंदर अगर हम बात करते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री के हवाले से थोड़ी सी रोशनी सी डाल लेते हैं। जब हम रोशनी डालने लगे हैं तो थोड़ा सा लुई पास्चर का और रॉबर्ट कॉच का भी थोड़ा सा वर्क देख लें। तो उन्होंने सबसे पहले वायरस की टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे। उन्होंने कहा वायरस वर्ड है जी लैटिन वर्ड वेनम से, जिसका मतलब होता है जहर। तो हर वो चीज जो कि आपकी बॉडी में जाए और बीमारी पैदा करे और आपको इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कर दे, यानी कि आपका इन्ना लिल्लाह कर दे, तो इसके लिए उसे क्या कहा जाएगा? वायरस कहा जाएगा। वायरस के अंदर सिर्फ डीएनए और आरएनए होता है, ये हमें आज पता है, जो कि प्रोटीन के कोड के जरिए कवर होता है, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं बेटा? कैप्सिड कह रहे होते हैं। वायरस के पास कोई भी मेटाबॉलिज्म के लिए डिफरेंट किस्म की बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती, इसी वजह से ये दूसरे जानदारों से चोरी करता है। अब ये चोरी कैसे करता है ये आगे जाके हम देखते हैं। अब आ जाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? वायरस छोटे छोटे नन्हे से मुन्ने से जानदार है, क्रिएचर है, छोटे छोटे जानदार है। और ये इन्हें सिर्फ किससे देखा जा सकता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। बड़े से बड़ा वायरस भी कितना बड़ा है, देखें इतना बड़ा वायरस, चेक तो करें कितना बड़ा, 250 नैनोमीटर। नैनो मतलब 10 की पावर -9, वो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा प्रीफिक्सेस वाले में। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नानो पिको फार्म टू आटो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरापीटा एक्स है। अब ये जो कंसेप्ट है ये मैं कहाँ से दे रहा हूँ? ये थोड़ा सा 9th क्लास के हवाले से फिर आपको देखना पड़ेगा। तो जस्ट इसे यहीं छोड़ते हैं। तो नैनो 10 की -9 होता है। अब ये सबसे छोटे बैक्टीरिया का साइज है, जो कि आपका अबाउट 100 to 200 नैनोमीटर होता है। और वायरस क्या है? माशाल्लाह गेम ही अलग इसका है। और वायरस सबसे छोटा कितना है जी? देखें जी, ये भी कोई काम छोटा नहीं था, लेकिन इसने क्या कह दिया? ये तो लीजिए लार्ज वायरस है। ये क्या है? ये आपका स्मॉल वायरस है 20 नैनोमीटर। और ये क्या है बेटा? आपका पैरो वायरस, पैरों में पड़ा वायरस, छोटा सा वायरस। तो वायरस का बेटा हम साइज देखें तो 20 से 250 तक वो क्या करता है? वो वेरी करता है।
अब बैक्टीरिया के मुकाबले में ये 10 से 100 गुना क्या है, छोटा है। जिसमें से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता, ये वायरस ऐसे फुर्तीले अंदाज के साथ क्या कर जाएगा, छोटे छोटे सुराखों से बाहर निकल जाएगा। इसके साथ साथ इन्हें आर्टिफिशियल मीडिया से, यानी कि आप कहो ये लो बेटा खाना खाओ और ग्रो कर जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। इन्हें आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर ग्रो नहीं करवाया जा सकता। जिस चीज को आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो नहीं करवाया जा सकता और सिर्फ वो जानदार पे ग्रो करते हैं, ऐसे जानदारों को हम पैरासाइट कहते हैं। और कौन से, ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, कि ऐसे पैरासाइट जिन्होंने सिर्फ सेल के अंदर ही अपने आप को ग्रो करवाना है। पैरासाइट्स हैं क्योंकि जानदारों को अंदर जो है वो बीमारियां पैदा करती हैं। और ओब्लिगेट है यानी जो मर्जी कर लो, खाना पीना दे भी दो, उन्होंने कहा नहीं, हमने तो अपनी आई पे आना है और अपनी आप को अपनी जो औकात दिखानी है। खैर, इनके पास मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, जैसा हमने भी पढ़ा। सिर्फ इनके पास क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड जो कि आरएनए डीएनए होता है और प्रोटीन होती है। अब क्या करते हैं बेटा, ये जितने भी वाइटल फंक्शन है ये सारे के सारे दूसरों के चोरी करने के बाद जो बायोसिंथेटिक मशीनरी चोरी कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो यूज करके अपना काम करती हैं। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो खैर वो, अच्छा वायरस इतने ढीठ हैं कि ये एंटीबायोटिक्स के जो है इनके ऊपर अफेक्ट नहीं करती। मिसाल के तौर पर पेंसिलिन हो गई, स्ट्रिप्टोमाइसिन हो गई, क्लिंडामाइसिन हो गई, सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गई, ओमाइसिन हो गई, स्टेफ्लोमाइसिन हो गई, इसी तरीके से आपकी टेट्रासाइक्लिन हो गई, इस तरीके से एजिथ्रोमाइसिन, क्लिथ्रोमाइसिन, टेरामाइसिन और इतने सारे माइसिन। अब माइसिन को यहीं रहने देते हैं। तो ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि इतनी सारी एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंट होते हैं जो वायरस होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रेप्टोमाइसिन तुम जाओ, मोक्सीफ्लोक्सासिन आप यहाँ करने क्या आई हैं, हम पे कोई असर नहीं है। तो खैर, स्ट्रक्चर क्या है, याद रखिए जो भी कंप्लीट मेच्योर पार्टिकल होगा वायरस का, उसे हम क्या कहेंगे, वायरोन कहेंगे। और अभी हमने पढ़ा कि ये न्यूक्लिक एसिड के बने हैं, डीएनए या आरएनए का हो सकता है, और जिसे कवर किसने किया होगा, प्रोटीन कोट ने। प्रोटीन कोट को हम क्या कहते हैं, कैप्सिड। कैप्सिड बेटा किस तरह से बना होता है, छोटे छोटे कैप्सोमेयर से मिलकर बनता है। जब बहुत सारे कैप्सोमेयर मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, कैप्सिड। जितना बड़ा वायरस होगा उसका कैप्सिड उसके लिहाज से होगा, और जाहिर सी बात है उसके कैप्सोमेयर भी ज्यादा होंगे। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास लिखा होगा जी ये हर्पीज वायरस, इसमें 162 कैप्सोमेयर है। एक एडिनो वायरस है, इसमें 252 ये जो है वो कैप्सोमेयर है। ये सबसे छोटा यूनिट होता है कैप्सिड का, कैप्सोमेयर। जितने ज्यादा कैप्सोमेयर होंगे ये उस लिहाज से वायरस को क्या करेंगे, करेक्टराइज करेंगे। अब न्यूक्लियोकैप्सिड क्या होता है, न्यूक्लियोकैप्सिड जब आप न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए उसके साथ आप कैप्सिड को मिला लेंगे, जो कैप्सोमेयर से मिलकर बना है उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोकैप्सिड। बाज़ औक़ात इसके गिर्द क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, और बाज़ औक़ात इसके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती। मेम्ब्रेन मोस्टली एक्सोसाइटोसिस से बनती है, जब होस्ट सेल के सेल को ये क्या कर रहा होता है, होस्ट के सेल को ये तबाह कर रहा होता है, ये अपनी औकात दिखा रहा होता है। तो कुछ होते हैं कवर्ड, इन्वेलप्ड वायरस, न्यूक्लियोकैप्सिड जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं, इन्वेलप्ड होते हैं, ठीक है। और कुछ क्या होते हैं, नंगे, सॉरी नेकेड। जस्ट उर्दू में बता दिया आपको, नॉन इन्वेलप्ड यानी कि उनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होगी। मेम्ब्रेन होगी तो इन्वेलप, मेम्ब्रेन नहीं होगी तो नॉन इन्वेलप्ड या फिर नंगे, सॉरी नेकेड वायरस। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इनकी फेसेस की, इनकी शक्लों की बात करें तो इनकी बूथियां जो है माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है कि क्या ही बताएं। देख ले आपके सामने नजर आ रही है। तो यहाँ पर ये पॉलीहाइड्रो हो सकते हैं, यानी कि जिनके बहुत सारे फेस हो सकते हैं, कई मुंह वाले जो है ये शक्लें रख सकते हैं। हेलिकल हो सकते हैं, स्पाइरल फॉर्मेशन की। ये इन्वेलप्ड हो सकते हैं यानी कि कवर हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये आपको हर्पीज वायरस दिखाया गया, ये इन्वेलप्ड दिखाया गया। ये देखें बाहर आप, ये आपको कैप्सोमेयर दिखाया गया, इसके अंदर आपको ये जो आपको दिखाया गया ये मेम्ब्रेन दिखाई गई है। और इनके अलावा ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी रख सकते हैं। अब ये बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं अभी हम इंशाल्लाह आगे जाके देख लेते हैं। बैक्टीरिया ईटर है बेटा, जस्ट इतना याद रखें अभी। अब ये भी क्यूबिकल फेज की फॉर्म के अंदर होते हैं और आइसोहेड्रल फॉर्म रखते हैं, उनके 20 फेसेस हो सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको एक बैक्टीरियोफेज दिखाया गया है, ठीक है। इस तरीके से बैक्टीरियोफेज होता है। ये रोड शेप हो सकते हैं, ये पॉलीहाइड्रल हो सकते हैं, इनकी डिफरेंट शेप्स जो है हो सकती हैं। अब आ जाता है हमारे पास रोल ऑफ एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने क्या काम किया था, इसके भी
कान नामे सुन लें, सुनने में बड़े अजीब से हैं। जस्ट सुन लें, इसने 8 साल के बच्चे को पकड़ा जिसका नाम था जेम्स फिप्स। उसने क्या किया, 1796 के अंदर एक औरत जो क्या करती थी, गाय भैंस का दूध चोया करती थी, उसको हो गया इन्फेक्शन, जिसे उसने क्या कहा, काउ पॉक्स। उसने क्या किया, काउ पॉक्स के छोटे छोटे छालों से पानी इकट्ठा किया और कहा, ये लो बेटा चिजी, मुंह खोलो, आँख खोलो और ये लो, और उसने फिप्स को पिला दी। हाय गंदा। जब उसने फिप्स को पिला दी, वो तो हो गया बीमार, लेकिन उसे पता था कि मैंने ये हरकत किया तो जाहिर सी बात है बचाना भी मेरा ही फर्ज है, इसी वजह से उसने बच्चे को बचा लिया। 6 महीने जो है हफ्तों के बाद जब वो बच्चा दोबारा तंदुरुस्त हो गया, तो इस बार उसने क्या किया, एक ऐसा बंदा ढूंढा जिससे स्मॉल पॉक्स था। स्मॉल पॉक्स के पस सेल्स को लिया गया, उसमें से पस निकाली गई, बस पस नहीं निकाली, पता नहीं क्या क्या निकाला, खैर पस निकाल ली। और निकालने के बाद उसने क्या किया, उस बच्चे के अंदर कहा, ये लो बेटा चीजी, मुंह खोलो, और ये गया उसके मुंह के अंदर, और वो बच्चा बीमार नहीं हुआ। ये थी हैरत की बात। उसने कहा जब एक बार बच्चा बीमार हो गया था तो उसकी बॉडी को नसीहत हो गई थी कि अब अगर ये जरासीम दोबारा एंटर हुआ तो इसको छोड़ना नहीं है, इसकी टांगे तोड़ देनी। तो इस तरीके को यूज करते हुए उसने 23% को क्या किया, सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड किया। अब वैक्सीनेशन का जो टर्म थी वो लिज पास्चर नहीं दी थी और उसने वैका से यूज किया था। वैका मतलब कि काउ था, काउ से रिलेटेड चीज थी, ठीक हो गया, तो वैक्सीनेशन का उसने नाम दे दिया। आज है हमारे पास रोल ऑफ चार्ल्स चैम्बरलेन। अब 1884 के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल था किस चीज के लिए, जो वायरस बेसिकली रेबीज के लिए, रेबीज को स्टडी करते हुए चार्ल्स चैम्बरलेन ने ये देखा कि ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर बैक्टीरिया ना भी हो, तो अगर वो रेबीज के पेशेंट से लिया गया है तब भी वो रेबीज काज कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि बैक्टीरिया नहीं था, बैक्टीरिया जब फ्लूइड के अंदर नहीं था तब भी रेबीज पैदा हो रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया रेबीज का जिम्मेदार नहीं है। अगर बैक्टीरिया जिम्मेदार नहीं है रेबीज का, तो इसका मतलब कोई और छोटे छोटे जानदार होंगे जो अपनी औकात दिखा रहे होंगे। इसी वजह से उन्होंने यूज किया यहाँ पर पॉलीसिलीन फिल्टर। उन्होंने रेबीज का पेशेंट लिया, एक छोटा सा जानवर लिया जिसको क्या थी, रेबीज थी। ये एक बीमारी होती है जिसे हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। ये खास किस्म की, जिस तरह हमने आपने नॉर्मल जुबान के अंदर कहते हैं बावला कुत्ता जिसको काट ले वो भी बावला हो जाता है, तो बिल्कुल ये आपकी बीमारी है, उसे रेबीज कहा जाता है। तो खैर उसने क्या किया, उसने लिक्विड को लिया उस ऐसे पेशेंट से जिसे रेबीज था, हाइड्रोफोबिया था, उसने उसका लिक्विड कंटेंट लिया और उसको क्या कर दिया, एक ऐसे जानदार के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया जिसको कुछ बीमारी नहीं थी, उसे बीमारी हो गई। फिर उसने क्या किया, दोबारा फ्लूइड लिया और उसने क्या किया, इस बार उसे फिल्टर किया पॉलीसिलीन फिल्टर के जरिए, ताकि उसके अंदर से जितने बैक्टीरिया हो सके बाहर निकल जाए। लेकिन जब उसने तो सोचा हुआ था कि आपको बीमार नहीं होगा, लेकिन जब उसने दोबारा जानदार के अंदर इंसर्ट करवाया उसी लिक्विड को, तो वो जानदार दोबारा बीमार हो गया। तो इससे उसने कहा कि बैक्टीरिया तो इसमें मौजूद नहीं थे, इसका मतलब बैक्टीरिया से छोटे छोटे जानदार कोई मौजूद होंगे, जिसे बाद में क्या नाम दे दिया गया, वायरस का नाम दिया गया। अब रोल किसका, एवनॉस्की का। अब जो एवनॉस्की था 1892 के अंदर उसने सबसे पहले टबैको मोज़ेक डिजीज के ऊपर काम शुरू किया। ये एक तंबाकू के पौधों की बीमारी है जिसमें जो तंबाकू का पौधा है वो गल सड़ जाता है, खराब हो जाता है। उसने क्या किया, उसने भी बिल्कुल इस तरीके से फिल्ट्रेट यूज किया। उसने कहा कि अगर हम तंबाकू मोज़ेक वायरस का बात करते हैं या फिर सिंपल एक पौधा तंबाकू के पौधे की बात करते हैं जिसे ये बीमारी मौजूद है, हम उसको लिक्विड के अंदर रखते हैं, वाटर के अंदर रखते हैं और उसके बाद जितना भी वाटर है उसे फिल्टर करते हैं। जब वाटर फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने का मतलब है बैक्टीरिया निकल गए, और फिर जब उसने वो वाटर किस पर डाला, हेल्दी प्लांट्स पे डाला, तो उसके ऊपर उसको भी क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। वो भी जो है ना बीमार होकर, यानी कि बेसिकली इन्फेक्शन की वजह से खराब होकर खत्म हो गया, मर गया। अब इससे उसने कहा कि एवनॉस्की ने क्या कहा कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो कि क्या काज कर सकते हैं, टबैको मोज़ेक डिसीज का सकते हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया नहीं है। और जब वो बैक्टीरिया नहीं है तो उन्हें बाद में किसका नाम दे दिया गया, वायरस का नाम दे दिया गया।
और बहुत सारे ऐसे एजेंट को डिफरेंट जगह पर डिस्कवर भी किया गया। और फुट एंड माउथ डिजीज, ये बेटा एक डिजीज होती है, 1898 के अंदर जो है वो सबसे रिपोर्ट की गई थी। इसी तरीके से येलो फीवर 1901 के अंदर भी इस तरीके के एजेंट को उन्होंने क्या किया था, रिपोर्ट किया था, यानी कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया था। रोल ऑफ स्टैनली, ये मार्वल वाला स्टैनली नहीं है, ये आपका पुराना स्टैनली, बाबा स्टैनली है। 1935 के अंदर स्टैनली ने सबसे पहले टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज किया। जब टोबैको मोज़ेक वायरस क्रिस्टलाइज हो गया, उसके बाद डिफरेंट किस्म के केमिकल रिएक्शंस के जरिए केमिकल एनालिसिस किए गए सैंपल के, और उसका सिंपल केमिकल कंपोजिशन जो है वो एक्सप्लेन किया गया। अब यहाँ पर डी हेनरी एंड ट्रॉट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, जिन्होंने सबसे पहले बैक्टीरियोफेज को डिटेल से एक्सप्लेन किया। और उन्होंने कहा कि 1915 के अंदर और 1917 के अंदर इन्होंने काम तो अलग अलग किया था, लेकिन काम बहुत अच्छा किया था। अब वो काम क्या था, इन्होंने बैक्टीरिया ईटर, जिन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, इनका भी हम जाके आगे साइकिल भी पढ़ने वाले हैं। अब इसके अंदर उन्होंने क्या काम किया था, उन्होंने बेसिकली उनको ये कहा, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि बाज़ औक़ात बैक्टीरिया की जो कॉलोनी होती हैं वो टूट एंड फूट का शिकार होना शुरू हो जाती हैं, और अगर हम इसी कॉलोनी को उठाकर किसी दूसरी कॉलोनी के ऊपर भी डालते हैं, चाहे कॉलोनी की तादाद बहुत ही कम हो, जानदारों की तादाद कॉलोनी में बहुत कम हो, वो दूसरे जानदारों के अंदर भी क्या कर सकती है, डिसीज का ये इफेक्ट पैदा कर सकती है। जब उन्होंने प्रॉपर तरीके से फिल्ट्रेट किया, हीट किया, जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लिया, हीटिंग किया फिल्ट्रेट को, जो है वो क्या करती है, अफेक्ट करती है किसको, लिटिक प्रॉपर्टी को। उन्होंने फिल्टर किया, फिल्टर करने से भी लिटिक जो है ना एक्टिविटी कम नहीं हुई, मतलब कि बैक्टीरिया कोई काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने जब हीट किया, हीट करने से वायरस मार दिया, जिससे क्या हो गई, लिटिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई। तो उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे ऐसे एजेंट हो सकते हैं जो कि वायरस भी हो सकते हैं, जो कि बैक्टीरिया की लिटिक प्रॉपर्टी, जो फिनोमिना नजर आ रहा है, लिटिक प्रॉपर्टी जो नजर आ रही है, वो इसी वजह से हो सकती है। बाद में इनको जो है ना वो नाम दे दिया गया, डी हेनरी ने 1917 के अंदर जो है इसे नाम दे दिया बैक्टीरियोफेज का, बैक्टीरिया ईटर का नाम दे दिया। अब आ जाते हैं हमारे पास प्रायोन्स। अब प्रायोन्स, अब ये भी गेम है कोई चीज। हमने तो यहाँ तो वायरस नहीं मानता, हमने तो कहा था कि वायरस ऐसी चीज होती है जो, हमने तो कहा था तमाम जानदार सेल और सेल जो है वो जैसे ऑर्गेनेली से मिलकर बनी, लेकिन वायरस ने आके सारा काम खराब कर दिया। फिर हमने अपनी स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर दी, तमाम जानदार सेल डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, फिर और यानी कि ऑर्गेनेलिस के बने होते हैं, और यहाँ पर आके काम खराब किया प्रायोन्स ने। अब प्रायोन्स ने क्या किया, ये ऐसे एसेलुलर आइडेंटिटीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसकी बनी थी, प्रोटीन की बनी थी, ना कोई डीएनए, ना कोई आरएनए, ना कुछ, लेकिन इनके पास हर एक चीज के लिए रिप्रोड्यूस होने के लिए एक अलग ही मेथड मौजूद था। ये खुद को क्या करवा सकती हैं, ग्रो करवा सकती हैं, और ये भी क्या है, ये इन्फेक्शियस हो सकती हैं। ये क्या कर सकती हैं, मैड काउ डिजीज पैदा कर सकती हैं, मिस्टीरियस वेन इन्फेक्शन पैदा कर सकती हैं, और डिफरेंट किस्म की डिजीज ये कॉज कर सकती हैं। ये है प्रायोन्स। इस तरीके से वायरोइड्स, ये भी क्या होते हैं, ये आपके सेलुलर आइडेंटिटीज होती हैं, ये भी आपके ए सेलुलर हैं, यानी कि सेल के नहीं बने हुए, और आरएनए रखते हैं सिर्फ और सिर्फ, और इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करती हैं। ठीक हो गया। अब आ जाता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज के अंदर हम बात करते हैं बैक्टीरियल वायरस जो है वो, जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरियोफेज है, वो किसको अफेक्ट करते हैं, इशर्शिया कोलाई को, इकोलाई को। अब ये जो इकोलाई है, इसके अंदर मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरियोफेज है जो अफेक्ट करते हैं इकोलाई की एक्टिविटी को, वो कौन से हैं, टी फेज। टी फेज में T2 फेज, T4 फेज, T12, T10, बहुत सारे हैं। मोस्ट कॉमन T2 एंड T4 है। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो T4 फेज एक टेडपूल की शक्ल के नजर आता है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड क्या होता है बेटा, ये इलोंगेटेड पिरामिडल विद टू ट्रायंगल स्ट्रक्चर विद कॉमन बेस शेप। हेड क्या होता है, अगर हम यहाँ पर, शायद यहाँ पर डायग्राम ये देखें, यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ये आपको दिखाया गया है हेड। ये क्या होता है बेटा, ये आपका पिरामिड शेप का होता है विद टू ट्रायंगल स्ट्रक्चर विद कॉमन बेस शेप। यानी आप क्या करें, सिंपल दो प्रिज्म को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखते हैं, बिल्कुल इस तरीके से आपका हेड बन जाएगा।
कॉमन बेस शेप हो सकती है, हेक्सागोनल शेप हो सकती है, प्रिज्म शेप हो सकती है, डिफरेंट किस्म की ये हेड की जो है वो शेप हो सकती है। कैप्सिड को जो है वो, क्योंकि डीएनए आरएनए को कवर करने वाली प्रोटीन का नाम क्या था, कैप्सिड। अभी जो कैप्सिड है किसका बना होगा बेटा, कैप्सोमेयर का बना होगा। ये क्या करता है, डीएनए को, डबल स्टैंड को कवर करता है, उसको सराउंड करता है। अब जो टेल है वो कम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू हेड। अब जो लेयर है प्रोटीन की वो एक थिन कवरिंग बनाती है, एक बेसिकली टेल के जो फेज है उसकी टेल पर, जिसे हम क्या कहते हैं, शीथ। और एक साइड की शीट की तरफ क्या होता है बेटा, कॉलर होता है, और एक तरफ क्या होती है, एंड प्लेट होती हैं। इसके अलावा टेल के पास 6 एंड प्लेट फाइबर भी होती हैं जो कि डिफरेंट बैक्टीरिया के ऊपर अटैचमेंट, वहां पे जाकर अटैच होने के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। अगर हम बात करते हैं टोटल बैक्टीरियोफेज का साइज, ये अगर बैक्टीरिया का फर्ज कर लो साइज है 1000, तो वायरस का साइज होगा 1। इसका मतलब कि ये 1000 गुना छोटे हैं, इतना कम साइज है इनका। अब आ जाता है हमारे पास साइकिल। तो बैक्टीरियोफेज की साइकिल के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 2 मेन साइकिल हैं। सबसे पहले हमारे पास लिटिक साइकिल और दूसरी क्या है, लाइसोजेनिक साइकिल। लिटिक साइकिल को हम विरुलेंट साइकिल भी कहते हैं या विरुलेंट फेजिक साइकिल भी कहते हैं। लाइसोजेनिक साइकिल को हम टेम्परेट फेज या टेम्परेट लाइसोजेनिक साइकिल भी कहते हैं। अब इसके हम डिफरेंट किस्म की जो है वो स्टेजेस को भी डिस्कस करते हैं। अब बेटा लिटिक साइकिल क्या है, ये ऐसा साइकिल है जिसके अंदर वायरस आएगा, बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होगा, और इंट्रोड्यूस होने के बाद जिस तरह घर में चोर है, कहता चल भाई काट दे जो कुछ है, बस यही हिसाब क्या होगा इस वायरस का होगा। आएगा बैक्टीरिया के अंदर, बस तसल्ली डालेगा और क्या करेगा, बैक्टीरिया की सारी चीज़ों को, निज़ाम को ख़राब करके बैक्टीरिया को मारकर निकल जाएगा। जबकि लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर वो क्या कहेगा, भाई मैं गरीब हूं, मेरे नाल ताउन करो, तो बैक्टीरिया भी फिर आगे से ताउन करेगा। खैर ये कैसे होगा ये मैं आपको जाके बताऊंगा। और हमने पढ़ा है ना कि चोरी होती है, पीछे मैंने आपको बताया कि ये चोरी करता है वायरस दूसरों की बायोसिंथेटिक मशीनरी। अब यहाँ पर देखना ये चौधरी साहब बन के काम करेंगे, तो अभी इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लिटिक साइकिल बेटा क्या है, ये एक ऐसी साइकिल है जिसमें बैक्टीरिया क्या कहते हैं, अंडरगोज लिसिस, टूट फूट का शिकार हो जाती है। रिप्रोड्यूस की कौन करता है, जब ये वायरस का जो आरएनए है या डीएनए है वो रिप्रोड्यूस करता है। जब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करने के लिए कोशिश करते हैं तो ये उनको इन्फेक्ट कर देते हैं और उनके साइकिल को खत्म कर देते हैं, उनको मार देते हैं, उनका इन्ना लिल्ला कर देते हैं। अब इनकी मेन स्टेजेस कौन सी, अटैचमेंट या एड्सॉर्प्शन। अच्छा 2 चीजें होती हैं, एक होती है एब्सॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कहते हैं, मिसाल के तौर पर आप कोई क्रीम लगाते हैं आपके अपने हैंड पर या अपने फेस पर, जिस तरह आप आजकल की मशहूरी देख लें तो आपको ये तो पता ही चल ही जाएगा, फाइजा ब्यूटी क्रीम 22-31-90, खैर इस तरीके से फेयर एंड लवली। अब ये डिफरेंट किस्म की जो क्रीम है ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं, लेकिन अगर आप कोई ऑयल अपने हैंड के ऊपर लगाते हैं तो वो एड्सॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब बहुत कम होता है। अटैचमेंट एड्सॉर्प्शन होगी, ठीक हो गया, पेनिट्रेशन होगी, मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप होगा, और लिटिक या फिर विरुलेंट फेज होगा। अब ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह एक एक करके देखते हैं। अटैचमेंट, बैक्टीरिया आया, उड़ता आया और आकर किधर लैंड कर गया, वायरस जो आया वो उड़ता आया और लैंड किधर कर गया, बैक्टीरिया के ऊपर। जिस रिसेप्टर साइड पर वो लैंड करेगा उस हिसाब से वो फेज होगा, T2 हो सकता है, T4 हो सकता है, अगर वो रिसेप्टर साइड T2 और T4 पे बाइंड कर रहा हो, ठीक हो गया। तो अब बैक्टीरिया आया वायरस आया उड़ता, चिड़ी उड़ी कौवा उड़ा की तरह उड़ता आया, और उसने क्या किया, रिसेप्टर साइड के साथ बाइंड कर दिया। जब वो रिसेप्टर साइड के साथ बाइंड कर लेगा तो वो क्या करेगा, वो एक लूज सा कनेक्शन बना देगा, किसके साथ, बैक्टीरिया के रिसेप्टर साइड के साथ। इस प्रोसेस को हम बेटा क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, बेसिकली वहां पर मौजूद था, लैंड करके कनेक्शन बनाकर छोटा सा, बस वहां पे क्या हो गया है, अटैच हो गया है। अब क्या करेगा बेटा, पेनिट्रेशन, अब काम होने वाला है, अब कार्रवाई होने वाली है। अब इसके बाद क्या होगा, जो फेज टेल है, जो फेज की जो टेल है बेसिकली वो क्या करेगी, लाइसोसोम एंजाइम रिलीज करेगी। अब ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल को, उसके पोर्शन को डिसोल्व कर देते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा पोर्शन।
और एक छोटी सी कैविटी क्रिएट करती हैं। और इसके बाद क्या होता है बेटा, टेल जो शीथ है वो कंट्रैक्ट करती है और वायरल डीएनए को एक इंजेक्शन की सिरिंज की तरह क्या करती है, इंजेक्ट करती है। और इस दौरान जो होता है प्रोटीन कोड हमेशा बाहर आ जाता है और बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो लिटिक फेज या फिर विरुलेंट फेज की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास विरुलेंट फेज से जाने से पहले दो मेन इंपॉर्टेंट काम होते हैं। सबसे पहले तो बैक्टीरिया के अंदर वायरस एंटर हो गया और उसके बाद कहेगा चल भाई बैक्टीरिया निकाल लो जो कुछ भी है। वो कहेगा मेरे पास तो कुछ नहीं, वो कहेगा मेरे पास तो कुछ नहीं, वो कहेगा वायरस आगे से कहेगा कि तेरे पास है मुझे बहुत कुछ देने के लिए, इसलिए बेहतर यही है तू यहाँ से निकल जा। वो बैक्टीरिया के डीएनए को खत्म कर देगा। जब बैक्टीरिया का डीएनए डैमेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बैक्टीरिया के डीएनए को वो हटाकर खुद चौधरी साहब बन जाएंगे और अपने जरिए क्या तैयार करना शुरू कर देंगे, डिफरेंट किस्म की रिक्वायर्ड प्रोटीन्स तैयार करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर देखें, जरा गेम चेक करें। वायरल डीएनए क्या करेगा, बैक्टीरिया के एंजाइम को, उनके राइबोसोम्स को, उनकी प्रोटीन्स को यूज करेगा और अपनी प्रोटीन तैयार करेगा। मिसाल में चेक करें, और ये करेगा बायोसिंथेटिक मशीनरी की चोरी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। खैर, इस प्रोसेस में बेचारा जो बैक्टीरिया था वो क्या बन के रह गया, गुलाम, और जो वायरस था वो क्या बन गया, मास्टर। अब जब मास्टर द ब्लास्टर बन गए जब वो, तो उन्होंने क्या किया, अब उसने क्या किया बेटा, उसने अपनी मशीनरी, उनकी मशीनरी को यूज करते हुए अपनी प्रोटीन, अपना फायदा करना शुरू कर दिया। आफ्टर 25 मिनट के बाद 200 से ज्यादा बैक्टीरियोफेज जो होंगे वो पैदा हो जाएंगे। जैसे ही पैदा हो जाएंगे ये क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाएंगे, लिटिक और विरुलेंट फेज। अब लिटिक फेज या विरुलेंट फेज बेटा क्या है, ये आपका ऐसा फेज है जिसके अंदर वायरस क्या करता है, मेच्योर होना शुरू हो जाता है, मेच्योर कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। और जब बैक्टीरिया है वो क्या करना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है, आपका पूरा का पूरा बैक्टीरिया सेल जो होता है वो डैमेज हो जाता है और नए वायरस बाहर निकल आते हैं, नमूदार हो जाते हैं और कहते हैं कहाँ है बैक्टीरिया, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूँ, मैं किस पे खाऊं। अच्छा बेटा, लाइसोजेनिक जो साइकिल है जिसे हम प्रोफेज साइकिल या फिर सिंपल टेम्पलेट फेज भी कहते हैं, प्रोफेज साइकिल चेक करेंगे, ये प्रो प्लेयर होगा, ये बैक्टीरिया को मारेगा नहीं, ये उसे जिंदा रखेगा जब तक रिक्वायर्ड होगा, फिर उसके बाद इसे खत्म करेगा। अब यहाँ पर गेम क्या चलेगी ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बेटा आपने मेन चीजें देखी, एब्जॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, ये कंसेप्ट सेम है, मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप भी कंसेप्ट सेम होगा, लेकिन लाइसोजेनिक या लिटिक फेज पे जाकर चीजें चेंज हो जाएंगी। अब ये देखना, यहाँ पर हमारे पास क्या है, अटैचमेंट, एब्जॉर्प्शन वो सेम है, पेनिट्रेशन भी सेम, मास्टर एंड स्लेव रिलेशन भी सबका सब सेम है। लिटिक और विरुलेंट फेज ये आपका जो है वो लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर नहीं होता, ये शायद गलती से यहाँ में मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर आएगा लाइसोजेनिक और टेम्पलेट फेज, तो इसे ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, सॉरी ये दोबारा नहीं, ठीक है ये गलती है, ये ठीक कर लीजिएगा। अच्छा, तो अब यहाँ पर है जी अटैचमेंट और एब्जॉर्प्शन। अटैचमेंट एंड एब्जॉर्प्शन सबसे पहले वही जिस तरीके से मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे ही होगी, इसी तरीके से पेनिट्रेशन भी दोबारा वैसे ही होगी, लाइसोजेनिक फेज। अब यहाँ पर क्या होगा, अच्छा यहाँ पर मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप से पहले लाइसोजेनिक फेज शुरू हो जाएगा। अब बेटा इसमें होता क्या, इसके अंदर कहानी ये है, कहानी घर घर की, कि बैक्टीरिया को तोड़ने की बजाय एक बैक्टीरिया से क्या मिलेगा, अगर हम सिंपल वर्ड के अंदर हम देखना शुरू करते हैं, मेरे ख्याल में ये शायद मैं आपको बस अच्छे तरीके से बता सकूं। ये वाले कंसेप्ट में देखें आप, अब यहाँ पर देखें हमारे पास अगर एक बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड होता है और वो कितने सेल बनाता है, 2, ठीक हो गया। और उससे कितने बनेंगे बेटा, उससे बनेंगे वायरस एक बैक्टीरिया से 200, एटलीस्ट 200 बनेंगे। अब यही एक बैक्टीरिया यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ये हमारा क्या है जी बेटा, बैक्टीरिया शुरू का, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे जो आगे टाइम आ गया, स्मॉल टी से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पर आके आफ्टर बैक्टीरिया, ठीक है, AFTB।
और ये हमारे आ गए जी वायरस, सॉरी वायरस। अच्छा आप देखिए, बैक्टीरिया ने 20 मिनट के बाद एक बैक्टीरिया डबल होकर क्या हो गया 2। अब एक बैक्टीरिया जब डबल होकर 2 हो गया, एक बैक्टीरिया से एटलीस्ट कितने वायरस बनेंगे 200 वायरस बनेंगे। तो 2 से कितने बनेंगे, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से जब आपके 20 मिनट और गुजर जाएंगे, ये 2 बैक्टीरिया जो थे ये 20 मिनट और बाद यानी कि टोटल 40 मिनट बाद क्या कर देंगे, ये टोटल 40 मिनट बाद या सिंपल हम कहते हैं 20 मिनट बाद, आप अगर कंफ्यूज ना हो तो, कि 20 मिनट बाद इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने 2 का 4 कर दिया, 2 का 4 2 का 4। और पहले तो थे एक बैक्टीरिया से हो रहे थे कितने, एक बैक्टीरिया से 200 वायरस पैदा हो रहा था, और अब ये होंगे 4 × 200। चेक करें गेम क्या चला रहा है बैक्टीरिया। इसी तरीके से अब यहाँ पर देखें हमारे पास अब कितने आ गए बैक्टीरिया 4। अब ये जो 4 बैक्टीरिया हैं 20 मिनट बाद दोबारा ग्रो करेंगे और 4 का क्या कर देंगे, 4 का 8 कर देंगे, यानी कि 8 × 200 वायरस तैयार हो जाएगा। इस तरीके से जब 8 बैक्टीरिया आगे मजीद ग्रो करेंगे 20 मिनट बाद, तो इस दौरान क्या होगा, ये आपके 8 बैक्टीरिया 16 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, ठीक है, 8 16 हो जाएंगे, ठीक हो गया। इसी तरीके से आपके वायरस कितने बनेंगे, इससे जरा हिसाब लगाएं, तो 16 × 200। चेक करें क्या गेम चल रही है। अब यहां पर देखें, अब ये जो 16 थे इन्होंने 20 मिनट जब क्या किया, ग्रो किया, 20 मिनट जब ग्रो कर लिया, तो इसके बाद क्या होगा, आपके टोटल 32 वायरस वो जो है बैक्टीरिया बन जाएंगे, आफ्टर बैक्टीरिया बन जाएंगे, और वायरस जो होंगे वो कितने होंगे 32 × 200। अब ये जो आप ही देखें, ये इतना सारा कंसेप्ट क्या है, देख रहे हैं, एक बैक्टीरिया से 200 मिलना है सिर्फ और सिर्फ, तो वो क्यों अपना टाइम जाया करेगा, वो तो कहेगा कि बैक्टीरिया जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा डिवाइड करे। उसे देखें 20 40 हो गए, ये 40 मिनट हो गए, फिर 20 मिनट, फिर ये आपके कितने हो गए, ये आपके 80 हो गए, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 10, यानी कि आपके 100 मिनट बाद, 100 मिनट यानी कि 1 घंटा 40 मिनट के बाद अगर आप देखेंगे तो वो 32 × 64 6400, अगर इसे आप मल्टीप्लाई कर लें, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करके इक्वल के अंदर आप लिखते हैं तो ये एटलीस्ट तकरीबन 6400 वायरस वो तैयार कर सकता है सिर्फ 1 घंटा कितने मिनट के अंदर, 1 घंटे 40 मिनट के अंदर वो इजीली क्या कर सकता है, वो 6400 वायरस तैयार कर सकता है। तो उससे तो फायदा किस चीज का है, उससे तो फायदा बेसिकली आपके लाइसोजेनिक फेज का है, जब इसे बहुत थोड़ी क्वांटिटी के अंदर क्या चाहिए होगा, बहुत ज्यादा वायरस चाहिए होगा। तो ये क्या करेगा, ये बैक्टीरियल डीएनए को डैमेज करने की बजाय, उसको तोड़ने की बजाय, वायरल डीएनए क्या कर देगा, उसके अंदर छुप कर बैठ जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, छुप कर बैठ जाएगा, और एज अ बैक्टीरियल डीएनए बैक्टीरिया को लगेगा ये मेरा ही डीएनए है। जैसे वो आपने मेरे ख्याल में 9th क्लास के अंदर, आई थिंक मैं आपको दिखा ही दूं तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये देखें, यहाँ पर देखें, ये आपने देखा था ये वाली डायग्राम, जीन ऑफ इंटरेस्ट को किस तरीके से ऐड करवाया जा रहा था। तो ये देखें, ये कट किया गया, इसको थोड़ा सा पोर्शन कट किया गया और ये ऐड करवा दिया गया। अब ये देखें, ये है इनकॉर्पोरेशन। इसी तरीके से वायरस का डीएनए भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। जब बैक्टीरिया के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का 20। इस तरीके से 2 की पावर की तरह वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, 2 की पावर 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरीके से चलता जाएगा। और जब बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या बन जाएगा, वायरस बन जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, जब वायरस तैयार हो जाएगा तो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होंगे जो दोबारा क्या कर देंगे, लिटिक साइकिल को इंड्यूस करवा देंगे। तो ये जो कंडीशन है जिसके अंदर वायरस प्रो प्लेयर की तरह काम कर रहा है, बहुत तेज हो रहे हो बेटा, ये उस कंडीशन के अंदर
ये वाली कंडीशन में प्रो फेज जो है उसे कहेंगे। अब ये जो फेज होगा ये आपका प्रो फेज या टेम्पलेट फेज कहलाएगा, और इस साइकिल के इस फेज को हम क्या कहेंगे, लाइसोजेनिक साइकिल। तो यहाँ पर क्या होगा, ड्यूरिंग दिस बैक्टीरियल सेल अंडरगो नॉर्मल डिवीजन। बैक्टीरिया तो अपने ध्यान में ग्रो करता ही जाएगा और मल्टीपल कॉपीज तैयार कर देगा। उसे क्या पता कि वो अपनी आने वाली नस्लों के अंदर वायरस को छोड़ रहा है। तो ये जो है वायरस है ये होगा प्रोफेज यानी कि प्रो खिलाड़ी। अब होगा क्या, इसके बाद इंडक्शन होगी लिटिक साइकिल की। जैसे ही लिटिक साइकिल की इंडक्शन होगी दोबारा वो मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप होगा और लिटिक और विरुलेंट फेज शुरू हो जाएगा। यानी कि मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप आएगा, लिटिक और विरुलेंट फेज उसके बाद शुरू हो जाएगा। इंडक्शन जो है वो या तो ट्रिगर की जाएगी केमिकल्स के जरिए, कुछ खास किस्म के केमिकल रिलीज होंगे, या फिर क्या होगा, डिफरेंट किस्म के इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के अंदर फेज को क्या करवा देंगे, बाहर निकाल देंगे। जैसे ही फेज बाहर निकलेंगे तो फेज आपका बेसिकली उसका वायरल डीएनए बाहर आ गया, अब वो एक्टिव हो जाएगा। अब जब जैसे ही वो एक्टिव होगा वो अपनी रेप्लिकेशन करवाने के बाद क्या करेगा, बैक्टीरिया के डीएनए को डैमेज कर देगा और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ग्रो करवा कर उसको क्या कर देगा, उसका इन्ना नीला कर देगा। अब आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। तो सिंपल हमने वायरस की क्लासिफिकेशन में क्या देखना है, हमने अभी शुरू में पढ़ा था वायरस के बारे में कि जो डीएनए वायरस हो सकते हैं, आरएनए वायरस होते हैं। तो यही हमने न्यूक्लिक एसिड की बेस के ऊपर उन्हें क्लासिफाई कर दिया। यानी या तो वो आरएनए वाले वायरस होंगे यानी कि जिनके पास आरएनए होगा, या तो वो डीएनए वाले वायरस होंगे यानी कि जिनके पास क्या होगा, डीएनए होगा। अगर हमने वहां पे मैंने आपको बताया था न्यूक्लियो कैप्सिड के हवाले से, ये चीज आपको मैंने बताई थी। मैंने कहा था या तो नंगे होंगे या तो उन्हें कपड़े पहने होंगे, ठीक है। तो ये नंगे वायरस नेकेड, और जो आपके कपड़े पहन के आए हुए हैं इन्वेलप्ड वायरस होंगे, यानी कि जिनके पास मेम्ब्रेन होगी आउटर मेम्ब्रेन वो इन्वेलप्ड, जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होगी वो नॉन इन्वेलप्ड वायरस होंगे। मॉर्फोलॉजी की बेस पे बेटा ये तो रोड शेप हो सकते हैं, हेलिकल हो सकते हैं, टैडपोल शेप हो सकते हैं। रोड से जिस तरह के टोबैको मोज़ेक वायरस आपका रोड शेप होता है, हेलिकल जिस तरह पोलियो वायरस आपका हेलिकल होता है। इस तरीके से टैडपोल की बात करें तो बेटा टैडपोल बैक्टीरियोफेज, ये आपके टैडपोल फेज जो है वो वायरस होते हैं। आगे कुछ सिंपल डिजीज दी हुई है, जैसे इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है। स्मॉल पॉक्स के बारे में बताया गया। स्मॉल पॉक्स क्या है बेटा, ये स्मॉल पॉक्स एक डीएनए इन्वेलप्ड वायरस है, ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन जो है अर्थ के अंदर प्रेजेंट है। आपको पता ही है स्मॉल पॉक्स के बारे में, अब तो ये तकरीबन खत्म हो चुकी है हमें। इसके अंदर होता क्या है, फ्लूइड फिल्ड वेसिकल बनते हैं, फिर उसके बाद वो फूट पड़ते हैं, उसमें से पानी निकल आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद वहां पर निशान पड़ जाते हैं, पिटेड स्कार और पॉक्स जिन्हें हम कहते हैं, उसे हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं। इसके लिए वैक्सीनेशन करवाई जाती है, इम्यूनाइजेशन करवाई जाती है, इम्यूनिटी के लिए हम वैक्सीन लगवाते हैं। तो अबाउट लगता तो है ये कि अबाउट 90 to 98% जो है ऐसा मालूम होता है कि आपकी दुनिया से जो है वो ये बीमारी गायब हो चुकी हुई है, लेकिन पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आता है, इसी वजह से इधर कुछ नहीं कह सकते। यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे तो पूरी दुनिया के अंदर कोरोना ने तबाही मचाई, लेकिन पाकिस्तान माशाल्लाह, शायद उसके बारे में कभी और ही बात करेंगे। आगे देता है बेटा हर्पीस सिम्प्लेक्स। हर्पीस सिम्प्लेक्स एक वायरस हर्पीस वायरस से होता है। ये नॉन इन्वेलप्ड वायरस है, यानी कि कवर नहीं करता, ये इसके पास जो है वो कवरिंग नहीं होती, और ये डीएनए वायरस होता है। इसने भी बहुत सारी जो बेटा पुराने वक्तों के अंदर बहुत सारी जानें दी। अब ये जो वायरस है इसके अंदर वेस्कुलर लीजन बनती है। मोस्ट कॉमन बेटा आपने कभी देखा होगा मुंह का पक जाना, आपने अक्सर देखा होगा कि जुबान पक जाती है, मुंह पक जाता है, और उसके ऊपर छोटे छोटे छाले से बन जाते हैं आपके छोटे छोटे से। जब होंठ ज्यादा फट जाए तो मुंह खराब हो जाता है, तो वहां पर आपको ऐसा महसूस होता है जिस तरह के जो कोई चीज है आपकी जो बेसिकली जहाँ पर लिप्स एंड होती हैं, जिन्हें आप नॉर्मल जुबान में बाछें भी कहते हैं, वो जो चीजें हैं वो आपकी पक जाती हैं, आपको वहां पे दर्द महसूस होता है। बेसिकली मुंह का पक जाना जो है जस्ट सिंपल एग्जांपल है, तो वहां पे लीजन बन जाती है। ये एपिथेलियल लेयर में होते हैं, और वो जो चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव बन जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपको इरिटेशन काज होना शुरू हो जाती है। माउथ पे हो सकती है, लिप पे हो सकती है, और स्किन के अदर साइड पर भी ये अफेक्ट हो सकती है। इन्फ्लुएंजा बेटा ये एपिडेमिक डिजीज है, ठीक है, और यानी कि पूरी दुनिया में फैली हुई डिजीज आरएनए इन्वेलप्ड वायरस की वजह से होती है। मोस्ट कॉमन होती है
मम्स और मीजल की अगर हम बात करते हैं तो मम्स और मीजल ये भी बेटा मोस्ट कॉमन जो है आपके आरएनए इन्वेलप पैरोमैक्सो वायरस होते हैं, ठीक है। तो मम्स मोस्टली कंटीजियस होती है, लेकिन जो आपके अगर हम देखें कि फैटल जो है वो बहुत कम होती है, फैलती तो बहुत तेजी से है लेकिन बंदों को मारने वाली कम होती है। ये 60% जो रिकवर करती हैं इनमें पेशेंट वो इसके जो है खिलाफ इम्यून हो जाते हैं, यानी कि बाद में उनको मम्स जो है मीजल जो है ये नहीं, मम्स जो है वो नहीं होती। मीजल जो है बेटा, मीजल आपकी ये बहुत ही कंटेजियस डिजीज है, मोस्ट कॉमन बच्चों में होती है, एडल्ट्स में भी हो सकती है, लेकिन पर्सन के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, लेकिन एक बार जब पर्सन जो है वो रिकवर कर गए। इस तरीके से आपकी ये डिजीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके बॉडी के अंदर से ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अब आ जाता है पोलियो। ये तो आपने सुना ही होगा, ये तो जगह जगह मशहूर है पोलियो। अक्सर हम मेट्रो के अंदर सफ़र करते हैं तो वो तो सबसे पहले यही कहती है ना, बराए मेहरबानी सफ़र के दौरान अपने सामान की हिफाजत खुद करें, तमाम मुसाफिरों से इल्तिमास है जेब को थोड़ा सा याद रहें। फिर उसके बाद आगे एक और ख़तून बोलती हैं और वो कहती हैं अपने बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाएं, अपने बच्चों को सेहतमंद बनाएं। अगर यहाँ पे हिंदी का लफ्ज़ यूज़ करूँ तो ज़्यादा मज़ा आए, यानी अपने बच्चों को स्वस्थ बनाएं, चुस्त तंदुरुस्त। बाहर गया तो ये आपको दिखाया गया, ये स्मॉल पॉक्स है, ये हर्पीस सिंप्लेक्स है, ये मीजल दिखाया गया, ये मम्प्स दिखाए गए। अच्छा, इसके बाद आते हैं बेटा हमारे पास रेट्रो वायरस। तो ये जो पोलियो है, ये जो चलो पोलियो के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता ही दूं कि ये एक आरएनए वायरस है। इसके अंदर क्या है, ये स्फेरिकल कैप्सिड रखता है, ठीक हो क्या, यानी कि ये आरएनए वायरस है, स्फेरिकल कैप्सिड रखता है, ये कवरिंग नहीं रखता, यानी कि इसके बाहर कोई भी इन्वेलप मेम्ब्रेन नहीं होगी। ये इन्फेक्शियस होता है और बेटा ये मोस्ट कॉमन सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से होता है, यानी कि अगर आपकी हालात ख़राब हैं, मतलब ये नहीं कि हालात, मिसाल के तौर पर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपका हाइजीन अच्छी नहीं है, तो ये आपको बीमारी लग सकती। आ जाता है आगे रेट्रो वायरस। अब ये रेट्रो वायरस क्या है, ये अब किस बला का नाम है। रेट्रो वायरस बेटा ये ऐसे वायरस हैं जो क्या कर सकते हैं, ट्यूमर कॉज कर सकते हैं। ट्यूमर कॉजिंग वायरसेस को हम रेट्रो वायरस कहते हैं, इसी वजह से क्योंकि ये ट्यूमर कॉज कर सकते हैं, इन्हें ओंको वायरस भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हमें आगे जाके इंशाल्लाह देखते हैं। अच्छा बेटा, आरएनए एज ए सेंट्रल कोर के पास इनके पास होता है, ये प्रोटीन कोट रखते हैं जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, जिसमें वो सारा पुरानी बातें हैं ये सारी, जो कि मेड बना होता है बेटा, किसका बना होता है, कैप्सोमेर का बना होता है। इनका साइज 100 नैनोमीटर डायमीटर तक हो सकता है। इनमें मेम्ब्रेन भी हो सकती है जो कि होस्ट से बनती है, ये नंगे भी हो सकते हैं, यानी कि इनके कपड़े उतरे भी हो सकते हैं, मेम्ब्रेन नहीं भी होती। ये या तो होस्ट स्पेसिफिक होती हैं, होस्ट स्पेसिफिक का मतलब क्या है, ये एक खास किस्म के सेल को ही क्या करते हैं, अफेक्ट करती हैं। पैरा वगैरह नथु वगैरह कोई अफेक्ट नहीं करती, चाहे कोई इतने कितना ही तंग क्यों ना करे, ये उसे अफेक्ट नहीं करेंगे। ये खास किस्म के सेल पर इनका शिकार खास है, ठीक है। इस तरीके से नॉन स्पेसिफिक जो है वो सेल है, वो ऐसे सेल हैं जो जिधर बस जिसने किसी ने भी छेड़ दिया तो बस फिर उसकी शामत आ गई, जो सेल मिल गया तो बस ठीक है। मोस्ट ऑफ रेट्रोवायरस जो है वो होस्ट स्पेसिफिक है। रेट्रोवायरस ज्यादातर होस्ट स्पेसिफिक है क्योंकि वो स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट जो वो साइट है जो सेल के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ये उसके जरिए क्या करती हैं, उनके साथ बाइंड करते हैं और उन्हें क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। तो उनकी बाइंडिंग साइट होने की वजह से स्पेसिफिक, इसी वजह से ये मोस्ट कॉमन क्या होती हैं, होस्ट स्पेसिफिक होती हैं। अब ओनकोलॉजी क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ओनकोलॉजी। ये ओनकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ कैंसर, जिसे हम क्या कहते हैं, ओनकोलॉजी। ओनको वायरस क्या है, दीज आर द कैंसर कॉजिंग वायरस दैट मे बी ईदर डीएनए और आरएनए वायरस, या डीएनए वायरस हो सकती हैं या आरएनए वायरस हो सकती हैं। ऐसे वायरस जो क्या करते हैं, आपके जो है वो ट्यूमर कॉज कर सकते हैं, कैंसर कॉज कर सकते हैं, उन्हें हम ओनको वायरस कहते हैं। इनमें मोस्ट कॉमन कौन से है बेटा, आरएनए वायरस, जिन्हें हम रेट्रो वायरस भी कहते हैं। और आरएनए वायरस में से भी सबसे कॉमन एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब यही बात आगे जाने वाली है। अब ये थोड़ा सा जरा संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगा, तो यहाँ पे मुझे जरा थोड़ी सी खुली खुली बातें भी करना पड़ेंगी, तो ये भी सुन लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास है एड्स। एड्स क्या है बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस, ठीक है। तो
मुझे लगता है यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी मिस्टेक है। तो एड्स क्या है? एड्स बेसिकली आपकी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस है या सिंड्रोम है बेसिकली, जो कि आपका एक ऐसा, बेसिकली ये बीमारी नहीं है, अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो ये कोई बीमारी नहीं है। इसके अंदर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, इतनी कमज़ोर हो जाती है कि इसकी वजह से आपको क्या लग जाती है, बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो इसकी मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स है वो एड्स की, वो स्वेयर नमूनिया हो सकती है, रेयर वेस्कुलर कैंसर हो सकता है, सडन वेट लॉस हो सकता है, स्वेलन लिम्फ नोड हो सकते हैं, जनरल लॉस ऑफ इम्यून फंक्शन, ये आपको मोस्ट कॉमन जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। अब ये सबसे पहले 1980s के अंदर यंग होमोसेक्सुअल, बेटा ऐसे लोग जो कि गंदे गंदे काम करते थे, ये खास तौर पे लड़कों की बात हो रही है, ये जो गंदे गंदे काम करते थे, होमोसेक्सुअल थे, उनके अंदर ये बीमारी पाई जाती है। इसका जिक्र कुरान में भी मिलता है, जो मेरे ख्याल में आई थिंक सूरह अनाम और सूरह अनाम के अंदर है, और इसके अलावा सूरह अनकबूत के हवाले से भी, और इसके अलावा सूरह नमल आई थिंक नहीं शायद नहल, सूरह नहल के अंदर भी ये जो है मौजूद है, लूत कौम के हवाले से, कि वहाँ पर है इन्नकुम लतातून रिजाल शहवतम मिन दूनिन निसा बल अंतुम कौमुन तजहलून, कि तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पीछे जाते हो, बिल्कुल तुम जाहिल कौम हो। तो खैर ये ऐसे लोगों में पाई जाती है जो गंदे गंदे काम करते हैं। Soon after the disease was recovered in non-homosexual। अब सबसे पहले तो होमोसेक्सुअल में देखी गई थी, लेकिन बाद में ये नॉन होमोसेक्सुअल लोगों के अंदर भी डिस्कवर की गई। वजह क्या थी? ये बेसिकली उनके ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स को यूज करने की वजह से थी। जिन्होंने ब्लड डोनेट किया, इन्होंने जब ब्लड डोनेट कर दिया ऐसे लोगों को जो कि नॉन होमोसेक्सुअल थे, उनके अंदर भी ये जरासीम एंटर होगी। अब एड्स का जो वायरस है 1984 के अंदर सबसे पहले पास्चर इंस्टीट्यूट ने, जो कि फ्रांस में थी, नेशनल इंस्टीट्यूट था बेटा बेसिकली यूएसए का, उसने क्या किया, इन्हें डिस्कवर किया। 1986 के अंदर HIV का जो वायरस था, जो कि बेसिकली ह्यूमन इम्यूनो वायरस जिसे कहते हैं, जो कि एक्वायर्ड डिजीज कर सकता है। और बेसिकली करता क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस मतलब कि ह्यूमन के इम्यून सिस्टम के ऊपर एक्ट करता है, और ये वायरस है जो ये काम कर रहा है। और ये क्या काज कर सकता है? एड्स काज कर सकता है। क्या काज कर सकता है? एड्स, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक हो गया। तो मोस्ट कॉमन बेटा अगर हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो आपका ये है वायरस है, ये बेसिकली रेट्रो वायरस की क्लास से ताल्लुक रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का वायरस, जो कि एक रेट्रो वायरस है। दिस वायरस इज RNA इन्वेलप्ड। ये क्या है? RNA इन्वेलप्ड वायरस है। और ये किसको इन्फेक्ट करता है? ये टी हेल्पर लिम्फोसाइट को जो है वो अफेक्ट करता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, ये इंशाल्लाह ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में आपको डिटेल से जो है वो मिलेंगे, जो हमने पढ़ने भी हैं। तो ये जो टी हेल्पर लिम्फोसाइट है, बेसिकली ये लिम्फोसाइट की एक किस्म है। ठीक हो गया। टी हेल्पर, ये ऐसे लिम्फोसाइट हैं जो कि हेल्प करते हैं टी सेल्स की। ठीक हो गया। अब इनके पास क्या होते हैं बेटा? ये जो RNA वायरस है, इसके पास खास किस्म के ऐसे एंजाइम मौजूद होते हैं जो क्या कर सकते हैं? ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा प्रोसेस करवा सकते हैं। हमने कहा ना RNA इन्वेलप्ड है, इसके अंदर RNA पाया जाता है, और ये इफेक्ट कर रहा था टी हेल्पर सेल को। RNA इन्वेलप्ड है, इनके पास DNA नहीं है। DNA बनाने के लिए क्या करते हैं? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? DNA से RNA का बनना, ये था ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन RNA से अगर DNA बनाया जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और क्योंकि इनके पास सिर्फ RNA होता है, DNA नहीं होता, इसी वजह से ये उसके लिए एंजाइम यूज करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जिसके एंड पे ASC आ जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? एक एंजाइम है ये। जिस तरीके से ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये क्या करवाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। ये क्या करवाएगा? RNA को DNA में कन्वर्ट कर देगा। अब ये भी कैसे होगा, ये भी इंशाल्लाह आगे जाके देख लेंगे। अब ये एंजाइम क्या करता है? ये सिंगल स्टैंड RNA को डबल स्टैंड DNA के अंदर कन्वर्ट कर देता है।
और उसके बाद फिर जो डीएनए है वो क्या करता है, इन्फेक्ट करता है होस्ट के सेल को और जाकर वहां पर छुप कर बैठ जाता है और क्या करता है, प्रो वायरस बन जाता है। हमने पढ़ा था प्रोफेज, फेज हमने कहा था ईटर, बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरिया ईटर, फेज वहां पे ईटर का था वर्ड, वो हमने प्रोफेज को यूज किया क्योंकि वहां पर वो प्रो खिलाड़ी बन चुका हुआ था। अब ये जो वायरस है ये प्रो वायरस होगा। ये सेल जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ बेटा क्या कर सकते हैं, ये HIV के वायरस को एक बॉडी से यानी कि एक इंसान से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक भी ट्रांसफर कर सकते हैं अगर ये वाले जो सेल्स किसी और बंदे के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, अब जो वायरस है बेटा वो मंकीज की बात करें तो ये वायरस जो मोस्ट कॉमन है ये पाया जाता है मंकीज के अंदर। किसी इंसान ने गंदे गंदे काम किए किसके साथ, मंकी के साथ, जिसकी वजह से मंकी से कहाँ वायरस आ गया इंसानों में। अब वो इंसानों ने आगे किए फिर गंदे गंदे काम जिससे वो वायरस आगे फैलना शुरू हो गया। मंकीज के अंदर बीमारी ये काज नहीं कर रहा था, वहां पर ये मल्टीप्लाई कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ ये वायरस इन्फेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन डिजीज पैदा वहां पर एड्स की नहीं हो रही थी। इसने सिर्फ और सिर्फ किसको अफेक्ट किया, ह्यूमंस को अफेक्ट किया, क्योंकि बेटा जब आप नेचर से हटकर कोई काम करोगे फिर तो सजा तो मिलेगी। तो इसी वजह से इसे हम लोग कहते हैं ये होस्ट स्पेसिफिक है, यानी कि ये किसका स्पेसिफिक हमेशा क्या रहेगा, होस्ट रहेगा, ये खास किस्म के सेल्स को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। अब ये हमारे पास एक अजीबो गरीब सी शक्ल नजर आ रही है, ये रेट्रो वायरस एड्स के वायरस की दिखाई गई है। ये देखिए आपको दिखाया गया है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये है प्रोटीन कोट और ये आपको जो नजर आ रहा है ये उसका है ट्रांसफर, ये सॉरी बेसिकली उसका RNA, और ये जो आपको दो वाइट से नजर आ रही हैं ये है बेसिकली उसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है, और ये है आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग। ये इसने कपड़े पहने हुए हैं, ये नंगा वायरस नहीं है, इसने कपड़े पहने हुए हैं, और ये है उनकी साइड के साथ अटैचमेंट के लिए छोटे छोटे स्पाइक। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ एड्स। ट्रांसमिशन बेटा का जो वायरस है वो इंटीमेट सेक्सुअल कांटेक्ट से भी फैलता है। अभी इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा गाइड नहीं करूँगा, इसके बारे में तो माशाल्लाह आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा। कंटेक्ट विद ब्लड से, ब्लड के कंटेक्ट में आने से भी फैल सकता है। इसके अलावा दूध पिलाने से, ब्रेस्ट फीडिंग से भी ये फैल सकता है। अगर प्रिवेंट करना चाहते हैं तो सेक्स को सेफ कर लें, प्रॉपर हाइजीन को फॉलो करें। ड्रग्स का जो यूज़ है, जो आप कॉमन सिरिंजेस यूज़ करते हैं, जिस तरह के आजकल के नशई होते हैं, एक ही छोटी सी सिरिंज के साथ क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट लोगों को क्या लगा रहे होते हैं, टीके लगा रहे होते हैं। अब ये कंसेप्ट जो है बहुत काम खराब कर देता है। इस तरीके से वैक्सीनेशन ये भी कर सकती है बेटा एड्स के वायरस को के चांसेस को कम कर सकती है। अब आ जाता है लाइफ साइकिल, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लाइफ साइकिल के अंदर जिस तरह हमने पढ़ा था ना, लाइफ साइकिल के अंदर बैक्टीरियोफेज के हवाले से बिल्कुल उसी तरीके से ये वाला भी लाइफ साइकिल तकरीबन सेम ही है, बस जस्ट छोटी छोटी चीजें डिफरेंट होंगी, है तकरीबन वही सारे स्टेप। यहाँ पर देखें हमारे पास था HIV, वो बेटा किसको अफेक्ट कर रहा था, T हेल्पर लिम्फोसाइट को। होस्ट स्पेसिफिक था, इसी वजह से इसके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स थे। ठीक है, तो जिस रिसेप्टर पर ये बेटा बाइंड करता है इसका नाम होता है CD4 रिसेप्टर साइट। अब इस फेज जो है बेसिकली साइकिल की मेन फेजेस हैं, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था, अटैचमेंट होगी, पेनिट्रेशन होगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी, प्रो वायरस होगा, असेंबली होगी, रिलीजिंग फेज होगा। अब बेटा यहाँ पर देखें कुछ मेन चीजें। सबसे पहले अटैचमेंट और पेनिट्रेशन आपको लग रहा है सेम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये जरूरी थी ताकि क्या बनाया जा सके, DNA बनाया जा सके। पिछली बार हमने पढ़ा था लाइसोजेनिक फेज, वहां पर था प्रोफेज या प्रोफेज। अब जो प्रोफेज फेज था वो यहाँ पर क्या बन गया, प्रो वायरस फेज। और असेंबली और रिलीजिंग वाला ये जो फिनोमिना था पिछले हमने पढ़ा था, उसके नाम से मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप। वो कहेगा क्या हुक्म है मेरे आका, वो कहेगा ये हुक्म है काम करो। तो अब अटैचमेंट में क्या होगा, वहां पे हमने देखा था कि वहां पर खास किस्म के रिसेप्टर पे बाइंड कर रहे थे। यहाँ पर कौन से रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, CD4 रिसेप्टर साइट। ये जो फेज है बेटा वो क्या करेगा, HIV बेसिकली ये जो वायरस है HIV का, ये क्या करेगा, T हेल्पर लिम्फोसाइट के रिसेप्टर CD4 पर जाकर अटैच हो जाएगा। जब ये अटैच होगा बेटा याद रखें दो तरह के वायरस होते हैं,
दो तरह के मेन वायरस होते हैं, या तो वायरस पूरा का पूरा एज इट इज एंटर कर जाएगा आपके पूरे सेल के अंदर पूरा का पूरा एंटर कर जाएगा या तो वायरस, या फिर सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपना डीएनए इंजेक्ट करवा देगा। तो या तो वायरस एंटर होते हैं एज अ होल, या फिर वायरस क्या करते हैं बेटा, एज अ होल होने की बजाय सिर्फ अपना डीएनए या आरएनए इंजेक्ट कर देते हैं। तो इसकी अटैचमेंट में कौन हेल्प करेगा, स्पाइक, जो कि इनवेलप के ऊपर प्रेजेंट थे। अगर हम यहाँ पर देखें आपको नजर आ रहे होंगे, ये जो है ये अटैचमेंट के लिए होंगे, ठीक है, और ये अटैचमेंट देंगे, और जो रिसेप्टर के साथ क्या बनाएंगे बेटा, कनेक्शन बनाएंगे। इससे क्या होगा, ये प्रमोट करवा देंगे एंडोसाइटोसिस, ताकि वायरस को इंगल्फ कर लिया जाए। जैसे ही वायरस इंगल्फ होगा, वायरस अपने असल रूप के अंदर आ जाएगा। अब बैक्टीरियोफेज के अंदर तो हमने देखा था कि वो इंजेक्ट कर रहे थे, बैक्टीरियोफेज के अंदर हमने देखा था कि वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए इंजेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वायरस एज अ होल पूरा का पूरा ही एंटर हो जाएगा कि घुस के मारूंगा। अब होगा क्या, जब पेनिट्रेशन के दौरान जो स्पाइक हैं वो इन्वेट करेंगे। अगर हम यहाँ पर डायग्राम देखें तो यहाँ पर देखें, इस डायग्राम के अंदर आपको नजर आएगा, ये देखें यहाँ पर CD4 रिसेप्टर साइड के साथ वो बाइंड कर गए थे। रिसेप्टर के साइड के साथ जब उन्होंने बाइंड किया, स्पाइक क्या हो गए, वो अंदर की तरफ निकल के पूरा का पूरा जो वायरस था वो एज इट इज कैप्सिड समेत क्या हो गया, एंटर हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ड्यूरिंग द पेनिट्रेशन प्रोसेस, पेनिट्रेशन के अंदर क्या होगा बेटा, स्पाइक इन्वेड फ्यूजिंग द एनवेलप ऑफ वायरस विद द सेल मेम्ब्रेन एंड रिलीज वायरल कैप्सिड इनटू सेल जस्ट लाइक एंडोसाइटोसिस। हमने एंडोसाइटोसिस पढ़ा था कि किस तरीके से एंडोसाइटोसिस के अंदर जो है वो इंगल्फिंग होती है मटेरियल की, बिल्कुल उसी तरीके से वायरस को भी क्या कर लिया जाएगा, इंगल्फ कर लिया जाएगा। एक बार जैसे ही कैप्सिड साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा, कैप्सिड को कैप्सोमेर में तोड़ दिया जाएगा, वायरल आरएनए बाहर आ जाएगा, एंजाइम भी बाहर आ जाएंगे जो कि क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए जरूरी है। जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए जरूरी होंगे एंजाइम, वो क्या कर देंगे, आरएनए को पकड़ेंगे और उसका डीएनए बना देंगे। अब नया स्टेप क्या हो जाएगा, वायरल आरएनए का क्या बनाया जाएगा, वायरल डीएनए। अब वायरल आरएनए जो था वो साइटोप्लाज्म के अंदर था, अब वो क्या करेगा, एक सांचे के तौर पर, एक टेम्पलेट के तौर पर काम करेगा। जब वो एक टेम्पलेट के तौर पर काम करेगा तो वो एंजाइम वो क्या करेगा, एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज करेगा और क्या करेगा बेटा, आरएनए और डीएनए का सबसे पहले हाइब्रिड बनेगा। यहाँ पर देखें, यहाँ आपको नजर आ रहा है, ये आपको दिखाया गया है आरएनए, सिंपल एक आरएनए दिखाया गया। अब ये जो आरएनए था, आरएनए से क्या बनाया गया, एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। अब यहाँ पर देखा क्या बन गया, हाइब्रिड बन गया आरएनए का और डीएनए का। आरएनए को फिर कर दिया गया खत्म, और जो था ये वाला जो आपका स्टैंड रह गया था, उसके जरिए दोबारा क्या तैयार कर लिया गया, एक नया डीएनए पूरा का पूरा एज अ डबल स्टैंड तैयार कर लिया गया। यानी कि सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले आरएनए से आरएनए डीएनए बनेगा, यानी कि आरएनए आया। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि किस तरीके से, अगर ये देखें, ये था आपका आरएनए, ये आपका आरएनए आया और इसने आकर क्या किया, इसने बेसिकली आकर आपका एक डीएनए का भी बना दिया। अब ये डीएनए का बन गया। अब इस कंडीशन के अंदर बेटा क्या है, आपके पास एक आरएनए है और एक डीएनए है। अब उसके बाद क्या होगा, दोबारा जो है वो आरएनए अलग हो जाएगा, आरएनए अलग हो जाएगा, आरएनए अलग हो गया और इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब ये जो था आपके पास बेसिकली जो आपका डीएनए था वो क्या हो गया, अलग हो गया, ये डीएनए हो गया अलग, ठीक हो गया। आरएनए को कर दिया गया खत्म। यहाँ पर अगर हम आरएनए को ले लेते हैं, आरएनए को कर दिया गया खत्म। जब आरएनए हो गया खत्म, उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद इसी डीएनए का इस्तेमाल करते हुए एक और डबल स्टैंड डीएनए तैयार कर लिया गया, ठीक हो गया, एक और डबल स्टैंड डीएनए
तैयार कर लिया गया। अब ये जो था ये डीएनए अब आगे प्रो वायरस का काम करेगा। अब ये इंशाल्लाह भी आगे जाके देखते हैं। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर सबसे पहले आरएनए डीएनए हाइब्रिड बना, उसके बाद डीएनए आरएनए हाइब्रिड को एज अ टेम्पलेट के तौर पर काम करेगा वो, और आरएनए को खत्म कर दिया जाएगा और डीएनए का एक क्या कर दिया जाएगा बेटा, एक डबल स्टैंड मॉलिक्यूल तैयार कर दिया जाएगा। आरएनए को तोड़ फोड़ दिया जाएगा कि उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद बेटा क्या होगा, प्रोफेज। प्रोफेज यानी कि प्रो वायरस का फेज आ चुका हुआ है। अब बेटा अच्छा, ये आपको मैंने जस्ट ऐसे प्रो फेज कह दिया, आप माइटोसिस से कंपेयर ना कर लीजिएगा कि प्रो फेज की बात कर रहा हूँ। मैंने प्रो अलग बताया है, मैंने वक्फे के साथ बताया। प्रो फेज मैंने ये चीज बताई, ठीक है। तो प्रो वायरस का ये फेज होगा, वायरस एज अ प्रो के तौर पर काम करेगा कि एज अपने आप को दिखाएगा कि आई एम अ प्रो प्लेयर। अब क्या करेगा वो, डीएनए बन चुका हुआ है, ये जाएगा और जाकर बायोसिंथेटिक मशीनरी के ऊपर डाका डाल लेगा, ये मेरी है, ये मेरी है। वो कहेगा नहीं ये तो मेरी है। अगर ज्यादा चूचा करेगा वो क्या करेगा, वो अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। अब क्या करेगा, वायरल जो डीएनए था वो क्या करेगा, सेल के न्यूक्लियस में जाकर छुप कर बैठ जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, एक ऐसी कंडीशन बना देगा जिसे हम क्या कहेंगे, प्रो वायरस। वायरस अब क्या है, प्रो, ठीक है। बायोसिंथेटिक मशीनरी पर उसका हो गया कब्जा, मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप हो जाएगा शुरू। अब ये कब्जा हो गया, वायरस क्या करेगा, अपना आरएनए और अपनी वायरल प्रोटीन यानी कैप्सोमेर एंजाइम वगैरह बनाना शुरू कर देगा। याद रखें प्रोटीन के यहाँ पर दो चीजों की जरूरत होगी, कैप्सोमेर की भी जरूरत होगी और एंजाइम्स की भी जरूरत होगी। यहाँ पे सिर्फ वो कैप्सोमेर नहीं बनाएगा, यहाँ पे वो एंजाइम भी बनाएगा क्योंकि उसने अपना आरएनए आगे बनाना, ठीक हो गया। इसके बाद बेटा क्या होगा, जब आरएनए बन जाएगा, कैप्सोमेर बन जाएंगे, एंजाइम बन जाएंगे, हर एक को क्या किया जाएगा, पैक किया जाएगा, नए प्रोटीन कोट बनाए जाएंगे। हर एक वायरल आरएनए को पैक करके, असेंबल करके, इकट्ठा करके एक नया क्या कर दिया जाएगा, एक नया कैप्सिड के साथ जो है वो वायरस एचआईवी का तैयार कर दिया जाएगा। अब इसके बाद आ जाता है मौका रिलीजिंग फेज या फिर स्टार्ट ओवर फेज। अब होगा क्या बेटा, इस कंडीशन के अंदर जितने भी आपके वायरस बन चुके होंगे, मैच्योर हो चुके होंगे, वो किधर मूव करेंगे, वो सेल के मेम्ब्रेन की तरफ मूव करेंगे और वहां पर जाकर क्या करेंगे, जिस तरह एक्सोसाइटोसिस के अंदर चीजें मॉलिक्यूल बाहर निकलती हैं, वहां पर जाकर वो बड बनाना शुरू कर देंगे। जिस तरह एक्सोसाइटोसिस में बड बनती है, इस तरीके से यहाँ पर भी क्या बनेगी, बड बनेगी। जब वो बड बन जाएगी, ये तब तक एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, उस सेल से अलग नहीं होंगे जब तक उसके पास क्या नहीं बन जाते, स्पाइक नहीं बन जाते। जब तक स्पाइक नहीं बन जाएंगे तब तक बड नहीं बनेगी। अब स्पाइक बन जाते हैं, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये बड सेपरेट हो जाएगी। बड जब सेपरेट हो जाएगी तो वो अलग होने के बाद क्या करेगी, नए सेल को अफेक्ट करने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ आपको पहला जो दिखाया गया है, ये पहला फेज अटैचमेंट दिखाई गई है। इसके बाद बेटा आपको पेनिट्रेशन के साथ दिखाई गई है, अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन, ठीक हो गया। यहाँ पर आ गया कैप्सोमेर अलग हो गए, ठीक है, आरएनए अलग हो गया। एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू कर दिया। आरएनए डीएनए हाइब्रिड बना, फिर उससे डीएनए बना। उसके बाद बेटा क्या किया गया, प्रो वायरस का कंडीशन आ गई, ठीक होगी। प्रो वायरस की कंडीशन के बाद क्या हुआ, प्रो वायरस की कंडीशन के बाद ये मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप शुरू हो गया। वायरल आरएनए बना, वायरल प्रोटीन बनी और उसके बाद असेंबली और क्या हुआ बेटा, रिलीज हुआ, ठीक हो गया। इसे एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, अब आगे जाते हैं हमारे पास हेपेटाइटिस, फाइनल टॉपिक हेपेटाइटिस। सोचा तो यही था कि इसके ऊपर 2 वीडियोस बना लेता पार्ट में, फिर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, एक ही वीडियो के ऊपर ये सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठी करती हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन समझाना थोड़ा सा मकसूद था, इसी वजह से। बाहर क्या, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बेटा याद रखें, जिसके एंड पर टस लग जाएगा, वो टस से मस नहीं हो रहा, उसका मतलब होगा इन्फ्लेमेशन। जिस तरह के कोलोनाइटिस, कोलोनाइटिस मतलब आपकी क्या होगी, आपके कोलोन की इन्फ्लेमेशन होगी। इस तरीके से अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। इसी तरीके से इलियोनाइटिस, इस तरीके से इलियम की इन्फ्लेमेशन होगी। कंजक्टिविटाइटिस यानी कि आपकी जो है वो
किसकी, कंजक्टिवा की, यानी कि आपकी आई की जो लेयर है बेसिकली, जिसे स्कैलरा भी कहा जाता है, ये कंजक्टिवा कहा जाता है, उसकी इन्फ्लेमेशन को कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बेटा आपका कार्डियोटोनाइटिस, यानी कि पेरिकार्डियम की जो है वो मेम्ब्रेन में इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। तो जब भी यहाँ पर टस की वर्ड यूज किया जाएगा तो आपने याद रखना है इन्फ्लेमेशन, ITIS। ठीक है। हेपेटाइटिस का मतलब क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, कि लिवर की क्या होगी बेटा, ये इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक हो गया। अब ये लिवर की इन्फ्लेमेशन है, अब ये कैरेक्टराइज किसके जरिए की जाती है, जॉन्डिस के जरिए, एब्डोमिनल पेन के जरिए, लिवर एनलार्ज हो सकता है, फटीग हो सकती है और फीवर भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं हेपेटाइटिस की कंडीशंस के हवाले से, इन्फ्लेमेशन कितनी सीवियर हो सकती है, तो ये तो माइल्ड हेपेटाइटिस हो सकता है, या एक्यूट हो सकता है, या फिर क्रोनिक हेपेटाइटिस हो सकता है। ठीक हो गया। हमने कहा कि इन्फ्लेमेशन है लिवर की, ये कैरेक्टराइजेशन होती है उनके अंदर। और अगर हम इन्फ्लेमेशन की ड्यूरेशन की बात करें तो या तो माइल्ड हेपेटाइटिस होगा, या एक्यूट होगा, या क्रोनिक। क्रोनिक में ज्यादा देर तक होगी, एक्यूट में कम होगी, और सबसे कम किस में होगी, माइल्ड हेपेटाइटिस में होगी। ठीक हो गया। अब हमारे पास होते हैं हेपेटाइटिस को कॉज करने वाले वायरस। मोस्ट कॉमन जो वायरस हैं वो हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, F, G। ठीक हो गया। अब जो हेपेटाइटिस ए है उसे हम फॉर्मली इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस ए को क्या कहेंगे, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। ये देखिए, ए से याद रखें, ए से एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब कि इसके अंदर ये RNA वायरस है और इसके पास इन्वेलप एब्सेंट है, यानी ये इन्वेलप नहीं रखता। सी से याद रखें, सी से कवर्ड, यानी कि ये RNA वायरस है और ये कवर्ड है। ठीक हो गया। और जो बी है वो बच गया, वो पीछे है DNA। ये आपकी बुक के अंदर जस्ट एग्जांपल लिखी हुई है। ठीक हो गया। इसके अलावा आपको मजीद कोई और चीज याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए क्या है, इसके अंदर आपका RNA वायरस है जो कि नॉन इन्वेलप्ड है, जिसे हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कहते हैं। ये माइल्ड, शॉर्ट टर्म या लेस विरेंट डिजीज जो है वो हेपेटाइटिस की कॉज करता है। और ये ज़्यादातर फैलता है किसके जरिए बेटा, ये इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस के जरिए और एनिमल की फीसिस के जरिए फैलता है। ठीक हो गया। मोस्ट कॉमन वैसे तो इसका सोर्स होता है वाटर। ठीक है, ये वाटर बोर्न डिजीज के अंदर भी आपने जो है 10th क्लास के अंदर देखा होगा। वैक्सीन हेपेटाइटिस ए के लिए अवेलेबल है। ठीक हो गया। इसके बाद होता है बेटा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी को हम सीरम हेपेटाइटिस बी कहते हैं। ठीक हो गया। हेपेटाइटिस बी हमारा सीरम हेपेटाइटिस होता है और ये मेजर फॉर्म होती है बेटा हेपेटाइटिस बी। ठीक हो गया। अब हेपेटाइटिस ये वाला जो है ये क्या है, आपका सीरम बी जो हेपेटाइटिस है ये एक DNA वायरस की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन एशिया में है, चाइना में है, फिलीपींस में है। ठीक है, अफ्रीका में और मिडल ईस्ट में, यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर ये आपको मोस्ट कॉमन मिलेगा। इनकी जो मेजर सिम्टम्स होती हैं वो कौन सी हैं, ये एपेटाइट का लॉस, भूख का कम लगना, आपको यरकान हो सकता है, आपको बुखार हो सकता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस वो अगर इस कंडीशन के अंदर हो जाए हेपेटाइटिस बी की वजह से, तो वो लिवर को डैमेज कर सकता है। ठीक है, और ये क्या कर सकता है, इम्यूनिटी को भी रिड्यूस करवा सकता है। और अगर पेशेंट क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है इस कंडीशन में, तो इम्यूनिटी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किस तरीके से फैलता है, ये ब्लड के सीरम के जरिए फैलता है, फ्लूइड के एक्सचेंज के जरिए फैलता है, स्लाइवा के जरिए फैल सकता है, ब्रेस्ट मिल्क के जरिए फैल सकता है, और इसके साथ साथ सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए, गंदे गंदे कामों के जरिए फैल सकता है। इसके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन हेपेटाइटिस C, D, E, F के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हेपेटाइटिस C क्या है बेटा, ये क्या है, ये आपका ये ना तो A है ना B है, ये क्या है C। हमने कहा हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शियस है, हेपेटाइटिस बी सीरम है, और सी क्या है जी, ना ए है ना बी है, तो क्या है सी है। पता नहीं, अजीब ही लॉजिक है, नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस, अजीब ही। खैर, ये भी बेटा क्या है, ये आपका RNA वायरस है, लेकिन क्या है, इन्वेलप्ड है। मैंने आपको कहा ना सी से कवर्ड याद रखें, इन्वेलप्ड वायरस है। ठीक हो गया। और ये सी से याद रखें, ये क्रोनिक लिवर डिजीज कॉज कर सकता है, CLD, क्रोनिक लिवर डिजीज। इसके लिए वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। हेपेटाइटिस जो डी है बेटा, ये RNA वायरस है, इसे डेल्टा हेपेटाइटिस भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन जिसमें वायरस होता है वो हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो एब्रीवेट किया जाता है। ठीक है, ये आपका हेपेटाइटिस बी के साथ आपको ज्यादातर नजर आएगा। हेपेटाइटिस जो ई है आपका,
इसे मोस्ट कॉमन जो सोर्स है वो बेसिकली आपका पिग होता है, इन्फेक्टेड पर्सन की फीसिस हो सकती हैं, एनिमल की फीसिस हो सकती हैं और डिफरेंट किस्म के वाटर बोर्न कंटेंट भी हो सकते हैं, यानी कि वाटर में ये मौजूद हो सकता है। ये भी क्या है बेटा, एक आरएनए वायरस है। इस तरीके से हेपेटाइटिस एफ है, ये जो लेस डिफरेंशिएटेड वायरस है, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसी तरीके से हेपेटाइटिस जी, ये भी ह्यूमन पिग वायरस इसे कहते हैं, ये भी अभी लीस्ट नोन है, इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन अभी नहीं। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इसके बाद मज़ीद कौन सी वीडियोस जो हैं वो किस टॉपिक के हवाले से डाली जाएं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।